यार मेरी नींद नहीं हुई है। मैं पूरी रात बस ये सस्टेनेबिलिटी के लिए मैंने सोचा कि कुछ इस तरह करूं कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी सुकून में है, और उस चक्कर में जो है वो नींद वगैरह हो नहीं सकी। चलें जी, स्टार्ट करें बच्चों। मैं इस चीज़ की आपको बहुत बहुत श्योरिटी के साथ गारंटी देता हूँ, सही है, कि ये अगर अगले 2-2.5 घंटे आपने मेरे साथ देख लिए और चीज़ें कर ली और अटेंटिवली अगर आपने क्लास ले ली, सही है, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ। अच्छा, अटेंटिव क्यों लेनी है? बिकॉज और बहुत ही सुकून से क्यों लेनी है? इसलिए कि मैं IFRS S1 से को बेस बना के कोई 15-20 जगह चला जाऊंगा। ठीक है भाई, ऐसा कर लें। मैं IFRS S1 से S2 की तरफ जाऊंगा, S2 की तरफ IFRS डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनकी तरफ जाऊंगा, मैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ जाऊंगा, मैं SASB स्टैंडर्ड्स की तरफ जाऊंगा, मैं कोड ऑफ एथिक्स की तरफ जाऊंगा, मैं एश्योरेंस स्टैंड की तरफ जाऊंगा। और ये आज पहले क्लास है, सही है। और मैं वो इंशाल्लाह आपको गारंटी दे दूंगा कि आप पेपर में ये जो 3-4 दिन वर्कशॉप ले लेंगे, आपको आज आपको समझ में आ जाएगा वर्कशॉप कहते हैं किसे, सही है। आज की क्लास में इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि वर्कशॉप कहते किसे है और किस तरीके से हमने जो है इसको लेके चलना है। और सुकून से सुनिएगा, चाहे आपने एक क्लास भी ली हो सस्टेनेबिलिटी की, चाहे आपने कोई भी क्लास ना ली हो, मैं आज जो 30-40 चीज़ों को इंशाल्लाह आज आपके सामने लिंक करूंगा और आपको एक कंफर्ट लेवल दूंगा कि आप इंशाल्लाह पेपर आराम से पास कर लेंगे। सिर्फ पेपर पास नहीं करेंगे, आप किसी फर्म के किसी सस्टेनेबिलिटी चैंपियन के सामने ही बैठेंगे ना, तो इंशाल्लाह उससे अच्छा ही बोल रहे होंगे। डन हो गया बच्चों? ये मेरा वादा है आपसे, सही है। और जो लिंकिंग और जो टेक्निक्स मैं इंशाल्लाह आज आपको बताऊंगा, आप समझे मैं अपने 16 साल का एक्सपीरियंस इंशाल्लाह आज आपके सामने रख रहा हूँ। उसके लिए मेरी गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी है, और कि बस ये 2-3 घंटे बस मुझे दे दें, सही है। सिर्फ ये 2-3 घंटे मुझे दे दें, उसके बाद जो है मैं सुकून से इसको। अच्छा मेरे बच्चों, सब कुछ भूल जाओ जो पढ़ा है, जो नहीं भी पढ़ा, सही है, उसकी भी टेंशन ना लो। ऑडिट का भी वर्कशॉप रखूंगा इंशाल्लाह, ऑडिट का भी वर्कशॉप 2 दिन बाद होगा, सही है। जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा, जो टेंशन है, सब कुछ भूल जाओ। अगले 2-3 घंटे बस मुझे दे दो, मैं आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दूंगा। सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास एक सिलेबस में हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है IFRS S1, ठीक है। IFRS S1 IF मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। IFRS S1 मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 बातें कहता है। सबसे पहली बात IFRS S1 आपसे कहता है कि सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को क्या करना है? आपने आइडेंटिफाई करना है। इतना पता है? अच्छा, बहुत से वर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं, सर सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, रिस्क क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, सब कुछ सुकून से, कुछ पढ़ा हो कुछ ना पढ़ा हो, सही है, सारी चीजें करेंगे, सही है। तो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो आपके पास रिस्क है और अपॉर्चुनिटी, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। और फिर अगला काम वो ये करता है कि अच्छा जी, जो ये चीजें आपने आइडेंटिफाई करी है ना, जो ये चीजें आपने आइडेंटिफाई करी है, इसको जो है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या अपनी एनुअल रिपोर्ट में इसको डिस्क्लोज कर दें। सिर्फ 2 ही काम है बच्चों, 2 ही काम करना है, 2 ही काम करना है। सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को आपने आइडेंटिफाई करना है और आपने डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई क्यों करना है? सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई इसलिए करना है बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो कि कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को हिट कर सकती हैं। क्या मतलब सर? कंपनी के तो हमारे पास सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, सही है। मतलब क्या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का? सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को अफेक्ट कर सकती हैं, सही, प्रोस्पेक्ट्स को अफेक्ट कर सकती हैं। क्या मतलब? कंपनी के कैश फ्लोज को, कंपनी के एक्सेस टू फाइनेंस को, और कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, सही है। यहां तक बात समझ आती है? इसका मतलब यह है, होता क्या था, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर दे रहा हूं, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर दे रहा हूं, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, IFRS 9 सारे डिस्क्लोजर दे रहा हूं। लेकिन रिसेंटली जो एक मार्केट में चेंज आया है, जो कंपनियां बंद हो रही थी, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट यह था कि जी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क के ऊपर कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। हर कोई जो है वो अपने हिसाब से डिस्क्लोजर को दे रहा था और कोई भी इंडस्ट्रीज को आपस में कंपेरेबल नहीं कर सकते थे। आपके इलेक्ट्रिक की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पढ़िएगा, आप कहेंगे ये जन्नती है, सही है, ये कंपनी, ये लोग जो है ये जन्नती है। कोई एक जगह पे के इलेक्ट्रिक ने नहीं बताया कि उनके वर्कर्स कितने मरे हैं, सही है। किसी एक जगह पे उन्होंने नहीं बताया कि जी के इलेक्ट्रिक के लाइट जाने की वजह से हॉस्पिटल में कितने लोग मरे हैं। किसी एक जगह पे उन्होंने नहीं बताया कि जी जब कराची में बारिश होती है तो कितना बंदा जो है वो करंट की वजह से मर जाता है। पूरी सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट में कहीं पे भी ये डिस्क्लोज नहीं हुआ था। क्या यहां तक बात समझ आती है? और ये पाकिस्तान है भाई, यूरोप में ऐसा नहीं चलता, सही है, वेस्ट में ऐसा नहीं चलता।
अगर यूरोप और वेस्ट में इस तरह की हरकत हो तो इसका मतलब है कंपनी कल को बंद हो सकती है, कंपनी कल को बंद हो सकती है। जब कंपनी कल को बंद हो सकती है तो इसका मतलब यह है कि यार ये वो चीजें हैं जिस पे इन्वेस्टर का फोकस है मेरे बच्चों। क्या तक बात समझ आती है? ये वो चीजें हैं जिस पे इन्वेस्टर का फोकस है मेरे बच्चों। क्लियर है? अच्छा, तो सस्टेनेबिलिटी, और मैं आगे बहुत ज्यादा एग्जांपल दूंगा, मैं इस चीज के ऊपर आगे जाके बहुत सारी एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों, मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, अगर एक कंपनी क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल को कस्टमर उसका प्रोडक्ट ना खरीदे? अच्छा, एक कंपनी क्लाइमेट को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं कर रही, लेकिन क्या ये हो सकता है कि क्लाइमेट की वजह से उसके ऊपर इंपैक्ट आ जाए? पाकिस्तान क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान जो है टॉप 3 वर्स्ट कंट्रीज में है जो कि क्लाइमेट की वजह से अफेक्ट होता है, जो हर साल हमारे पास फ्लड आ रहा होता है। क्या ये सही है? तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई, अच्छा, पुराने जो स्टैंडर्ड थे ना, उसमें से एक स्टैंडर्ड ये था कि जी आप जो क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं वो डिस्क्लोज करें। एक स्टैंडर्ड था जो कि कहता था कि जी क्लाइमेट आपके ऊपर जो इफेक्ट कर रहा है वो डिस्क्लोज करें। आज की तारीख में IFRS S1 कहता है भाई टू वे है। अगर तुम भी इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हो या उनकी वजह से तुम इफेक्ट हो रहे हो, और ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी नहीं है मेरे बच्चों, ये जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है, ये आपने पूरे बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन में देखना होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? सर क्या मतलब बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन का? इसका मतलब यह है कि अगर मैं क्लाइमेट को इंपैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सप्लायर जो है वो क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है, वो पॉल्यूशन कर रहा है, वो वेस्ट मैनेजमेंट सही नहीं कर रहा, वो हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहा, वो लेबर प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं कर रहा, तो क्या उसकी वजह से आपके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है? हाँ जी, आपके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। यू हैव टू डिस्क्लोज दोस रिस्क इनटू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जबरदस्त। और फिर आपने क्या करना है बच्चों? फिर आपने जो है वो डिस्क्लोज करना है, और डिस्क्लोज करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें डिस्क्लोज करनी है: गवर्नेंस, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मैट्रिक्स एंड टारगेट। सही है? ये मैंने आपके सामने पूरा IFRS S1 लिख दिया है। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करूँगा तो हमारे पास IFRS S2 भी कवर्ड हो जाएगा। इतना ओवरव्यू समझ आता है मेरे बच्चों को, इतना ओवरव्यू पता, इतना बैकग्राउंड पता है सस्टेनेबिलिटी का। अगर नहीं पता तो आप कहते हो तो मैं बैकग्राउंड के ऊपर और आगे जाके मैं और एग्जांपल दूंगा इसके ऊपर, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दूंगा। सही है? इतना बहुत बैकग्राउंड पता है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। स्ट्रक्चर ये है, जिस तरह ऑडिटिंग में हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और असेस करते हैं, इसी तरीके से IFRS S1 भी ये कह रहा है कि भाई रिस्क को आइडेंटिफाई करो, डिस्क्लोज कर दो। सही है? डिस्क्लोज क्या करनी है? डिस्क्लोज 4 चीजें करनी है: गवर्नेंस, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मैट्रिक्स टारगेट। और जब इसको डिस्क्लोज करो तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। कनेक्टेड इंफॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है। सही है? कनेक्टेड इंफॉर्मेशन का इसका मतलब है जो आप रिस्क बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड, जो भी आपने सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क बताया है, उससे रिलेटेड गवर्नेंस में चीजें कवर्ड होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपने स्ट्रेटजी बतानी है, उससे रिलेटेड आपने मैट्रिक्स एंड टारगेट्स बताने। क्लियर है बच्चों यहां तक? अच्छा, थोड़ा बहुत एक काम ये करते हैं बच्चों। हमारे पास ये IFRS S1 S2 का एक शुरू के 15 मिनट बहुत बेसिक चलूंगा मैं, और अचानक से चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस लेवल पे चली जाएंगी। एग्रीड हो? अब्दुल वहाब, कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन में 2-3 चीज़ें होती हैं। कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन में जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो आपका रिस्क है, उसके जो 4 पिलर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए। एक सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क दूसरे सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क से कनेक्ट होना चाहिए, और वो चीज़ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी कनेक्ट होना चाहिए। तो आप जो सवाल कह रहे हो पार्शियली ठीक है, बिकॉज एक चीज़ जो है वो आपके पास जो है सिर्फ कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ नहीं है, कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन 3-4 कॉन्सेप्ट है। क्लियर है मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड बड़ा सिंपल है भाई। सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को आपने आइडेंटिफाई। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी क्या होती है? हर वो चीज़ जो कि कंपनीज के कैश फ्लो को, एक्सेस फाइनेंस को और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट कर दे। सही है? और जब कंपनी को अफेक्ट करेगी तो क्या सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने सिर्फ अपने गिरेबान में झांकना है? नहीं, कंपनी ने अपने गिरेबान में नहीं झांकना है। कंपनी ने देखना है कि वो किन लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है, कौन सी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, क्या रिलेशनशिप है उनके अक्रॉस द बिजनेस मॉडल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। ये वैल्यू चेन में, इसका मतलब है कस्टमर साइड को भी देखना पड़ेगा, सप्लायर साइड भी देखना पड़ेगा बच्चों, एम्प्लॉय को भी देखना पड़ेगा, गवर्नेंस को भी देखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे बच्चों बिल्कुल रेडी रहना है। सही है? सबसे पहले एलिमेंट की तरफ आ रहे हैं और अगले 10 मिनट के अंदर चीजें थोड़ी सी एडवांस कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और खतरनाक लिंकिंग हो जाएगी। रेडी हो? सबसे पहली चीज सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड उन्होंने कहा कि जी टॉप टू बॉटम अप्रोच होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज आपने ये करनी है गवर्नेंस। अब गवर्नेंस से रिलेटेड जो है ना, आपने डिस्क्लोज क्या करना है? आपने ये कुछ चीजें हैं जो कि डिस्क्लोज करनी है।
सबसे पहले आपने गवर्नेंस बॉडी को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कौन सी गवर्नेंस बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओवरसाइट ऑफ जब सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरसाइट करे, उसके प्रिपरेशन को ओवरसाइट करे। तो एक चीज जो कि कंपनी को इफेक्ट कर रही है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगले 10 मिनट में चीजें थोड़ी सी खतरनाक हो जाएंगी, सही है। सबसे पहला काम आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपने ये करना पड़ेगा कि जी आपने गवर्नेंस बॉडी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसे कौन से लोग हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ओवरसाइट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, सही है, फॉर द ओवरसाइट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, सही है। और फिर उसके बाद जब आपने जिम्मेदारी आयद कर दी है तो लॉ में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस, TOR, सही है। तो क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आयद किया गया है कि नहीं किया गया। तो सबसे पहले आपने बोर्ड में जिम्मेदारी बता दी कि भाई ये एक कमेटी है, लेट्स से बोर्ड के ये मेंबरान है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओवरसाइट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, और ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हमने अमेंडमेंट करी है कि उनको ये काम भी करना पड़ेगा, सही है। फिर जो बॉडी लेट्स से सस्टेनेबिलिटी कमेटी, वो किस तरीके से एप्रोप्रिएट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज जो है वो आर अवेलेबल टू ओवरसीज द रिलेटेड स्ट्रेटजीज, सही है। तो बॉडी किस तरीके से डिटरमाइन करती है, हाउ द बॉडी डिटरमाइंस वेदर द एप्रोप्रिएट स्किल्स कॉम्पिटेंसीज आर अवेलेबल टू दी ओवरसीज रिलेटेड स्ट्रेटजीज, और आप किस तरीके से स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज डिटरमाइन कर रहे हैं ताकि आप इनको ओवरसाइट कर सकें। हाउ एंड ऑफन द बॉडी इज इन्फॉर्म्ड, अगर आप कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखें, अगर आपने कैप 7 कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, सही है, तो कैप 7 कंपनी लॉ अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें वो कहता है कि जी डायरेक्टर से साल में कितने बार मिलना है, साल में कितने बार मिलना है, साल में एटलीस्ट 4 बार आपने मिलना है, सही है, एटलीस्ट 4 बार जो है वो आपने मिलना है, सही। तो कितनी बार बोर्ड को इन्फॉर्म किया जाता है, और बोर्ड कैसे कंसीडर करता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को व्हेन ओवरसीइंग द एंटिटी स्ट्रेटजी मेजर ट्रांजैक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या मतलब इसका कि अगर एक कंपनी जो है कन्वेंशनली बैंक से लोन लेने जाती थी तो वो क्या देखती थी, भाई कौन सा बैंक जो है वो कम कोवेनेंट्स दे रहा है, कौन सा बैंक जो है कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है, कौन सा बैंक जो है वो ज़्यादा टाइम पीरियड दे रहा है, कौन सा बैंक जो है वो फ्लेक्सिबल है, पहले ये चीज़ें देखी जाती थी। अब जब आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि भाई इस बैंक की ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितनी है, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। अगर पहले आप सप्लायर को सेलेक्ट करने जाते थे तो आप ये देखते थे भाई सप्लायर जो है वो कौन सा सप्लायर है, उसकी ब्रांडिंग क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, क्या उसके पास माल है। अब जब आप सप्लायर सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि सप्लायर की लोकेशन किधर है, सप्लायर किसी ऐसे एरिया में तो नहीं बैठा हुआ जहां पे क्लाइमेट चेंज की वजह से उसके बिजनेस में इंपैक्ट हो सकता है, या वो अपनी लेबर प्रैक्टिस सही नहीं करता, या वो उस मुल्क में बैठा हुआ है जहां पे चाइल्ड लेबर के ऊपर कोई कानून नहीं है, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर कल को एक इंपैक्ट आ सकता है। क्या ये वाला पॉइंट समझ आता है मेरे बच्चों को? हाउ द बॉडी टेक्स इनटू कंसीडरेशन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज व्हेन ओवरसीइंग द कंपनीज स्ट्रेटजी, हाउ बॉडी ओवरसीज सेटिंग ऑफ रिलेटेड टारगेट्स एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस टुवर्ड्स दीज टारगेट्स। बच्चों क्या तक बात क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने कहूं तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों। अगर मैं पहला पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूं, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, चीज़ें थोड़ी सी है ना कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट होंगी लेकिन पेपर के लिए आसानी हो जाएगी, सही है। किस तरीके से आप ओवरसाइट करते हो, सबसे पहला पॉइंट कि भाई कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि ओवरसाइट करती है, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, क्या उनके पास कॉम्पिटेंसी है, क्या उनके पास, हाउ ऑफन बॉडी इज इन्फॉर्म्ड, किस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग स्ट्रेटजी वगैरह के ऊपर, और कोई मैट्रिक्स एंड टारगेट्स है। ये ओपन बुक है, अगर गवर्नेंस से कोई सवाल आएगा क्या, सवाल आया हुआ है और करवाऊंगा भी, सही है। अच्छा थोड़ी देर के लिए यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए मूव कर रहा हूँ मेरे बच्चों, थोड़ी देर के लिए मैं मूव कर रहा हूँ, कहाँ मूव कर रहा हूँ मेरे बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए मूव कर रहा हूँ CFAP 2 कॉर्पोरेट लॉ, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मुझे इजाज़त है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए लिंक कर रहा हूँ, तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर सबसे पहली चीज़ कॉमन सेंस क्या कहती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो जिम्मेदारी होगी, उस जिम्मेदारी के अंदर उसने एक जिम्मेदारी ऐड कर दी, द बोर्ड शैल इंश्योर दैट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉलिसीज along with their dates of approval or updating is maintained by the company. The significant policies may include but not limited to the following, और यहाँ पे जाके उसने एक पॉलिसी ऐड कर दी है जो कि रिसेंटली पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखें तो पॉइंट नंबर 4 कहता है जून 2024 के SRO के तहत उसको अपडेट किया गया है। क्यों अपडेट किया गया? बिकॉज IFRS S1 IFRS S2 जो है वो आपका आ गया था और IFRS S1 S2 अपडेट आया। तो सबसे पहला पॉइंट कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपसे कहता है कि बोर्ड की पहली जिम्मेदारी है कि उसके पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें वो सिग्निफिकेंट पॉलिसीज को अप्रूव करे, एंड दैट सिग्निफिकेंट पॉलिसीज इंक्लूड द एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस
including but not limited to health and safety, aspects in business strategies that promote the sustainability, corporate social responsibility initiative and other donation activities। का यहाँ तक बात समझ आती है? इसका मतलब है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपसे पहली बात कहता है, सबसे पहली बात कहता है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कि सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, ESG से रिलेटेड आपकी क्या होनी चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये 15 नंबर का 20 नंबर का सवाल एक्सपेक्टेड है और उसके लिए मुझे 10 मिनट चाहिए आपके। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बोर्ड की जिम्मेदारी पढ़ ली तो फौरन से 10A आपके पास आ गया, 10A आपके पास आ गया और अगेन आपसे कहता है कि SRO जून 2024 के तहत इसको ऐड किया गया है, सही है। और यहाँ पे बोर्ड का रोल बता दिया गया है एंड इट्स मेंबर टू एड्रेस दी, कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। अच्छा बच्चों, तो बोर्ड की जिम्मेदारी क्या है? तो बोर्ड की पहली जिम्मेदारी क्या है भाई? बोर्ड की पहली जिम्मेदारी, द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस एंड ओवरसाइट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। सर एक सेकंड सर एक सेकंड, द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क। बच्चों समझ आ रहा है CFF 2 में जो चेंज आया है वो है तो चेंज SACP का, लेकिन उसकी वर्डिंग कहां से आई है? समझ आ रहा है मेरे बच्चों? उसकी वर्डिंग कहां से आई है? एग्जैक्टली सेम लाइन कॉपी की गई है जो कि IFRS S1 की रिक्वायरमेंट है, सही है। तो बोर्ड भी आपसे ये कहता है कि जी आपने एक ऐसी बॉडी बनानी, उसके रोल्स क्या है, जो कि ओवरसाइट करे, एक ऐसी बॉडी हो जो कि ओवरसाइट करे। सेम चीज़ बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनाई कि एक ऐसी चीज़ हो जो कि ओवरसाइट करे, किस चीज़ को, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को। अच्छा, थोड़ी देर फिर वो कहता है विच इंक्लूड इन्वायरमेंटल वगैरह। अच्छा, द बोर्ड इंश्योर्स दैट पॉलिसी टू प्रमोट डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन आर इन प्लेस टू इनकरेज जेंडर मेनस्ट्रीम, जेंडर इक्वालिटी। तो इसका मतलब है इक्वालिटी के ऊपर, डाइवर्सिटी के ऊपर भी उन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी, डाइवर्सिटी के ऊपर भी एक चीज़ ऐड कर दी। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर वो कहता है द बोर्ड टेक्स अप्रोप्रिएट मेजर्स टू प्रोएक्टिवली अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द प्रिंसिपल एज वेल एज इमर्जिंग सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज रेलिवेंट टू द कंपनी एंड इट्स बिजनेस, including climate related risk and opportunity, assess their potential financial and operational impacts and implement strategies for management and mitigation thereof। प्यारे बच्चों, ये कहां से उठ के आया है? जल्दी से बता दो ये कहां से उठ के आया है मेरे बच्चों? बताते रहोगे तो ये पूरा का पूरा IFRS S1, IFRS S2 का, क्योंकि क्लाइमेट रिलेटेड भी आ रहे हैं तो S2 को कॉपी कर दिया, सही। द बोर्ड इंश्योर्स दैट द कंपनी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, प्रायोरिटीज and target as well as performance against these targets are periodically reviewed and monitored। मेरे बच्चों जल्दी से बता दो कहाँ से उठ कर आया, जल्दी से बता दो हमारे पास कहाँ से उठ के आया। जो हमारे पास मैट्रिक्स एंड टारगेट्स था, जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट स्ट्रेटेजी था, उसको उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया गया। The board may establish a dedicated sustainability committee and having at least one female director. The board shall monitor, review sustainability related risk and opportunity of the company। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? The committee shall submit to the board a report at least once a year। कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं बच्चों? यहाँ पे TOR क्या है, क्या जिम्मेदारियां हैं, कितने ऑफन बार मिलेंगे, डिसीजन कैसे लेंगे, समझ आ रही है? तो जो चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं CFF 2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने भी वही चीज़ें कॉपी कर दी है मेरे बच्चों। ये रीज़न होता है लॉ में कोई चेंज आने का, कोई लॉजिक होती है, हवा में नहीं होती। क्लियर हो मेरे बच्चों? तो इसका मतलब ये है दो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, दो सवाल एक्सपेक्टेड है। पहला सवाल एक्सपेक्टेड ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि IFRS S1 के तहत गवर्नेंस से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट है। क्या मेरा बच्चा उसका जवाब दे सकता है? अगर IFRS S1 के हिसाब से आ जाए कि गवर्नेंस से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट है, तो क्या मैं उसका जवाब दे सकता हूं? भाई सिंपल सी चीज़ है कि भाई कौन सी बॉडी है, कौन उसको ओवरसाइट करता है, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, बॉडी किस तरीके से स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को डिटरमाइन करती है, कितनी बार इन्फॉर्म किया जाता है, कैसे वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में जो है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटी को कंसीडर करते हैं, और क्या टारगेट्स और मॉनिटर सेट किया हुआ है। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए कि हमारे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से बताएं कि जी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मेरा बच्चा लिख सकता है? क्या मेरा बच्चा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सबसे पहली चीज बोर्ड पॉलिसी अप्रूव करेगा, फिर एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी का काम क्या होगा? सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क उसको ओवरसाइट करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, इम्पैक्ट असेस करना है, स्ट्रेटजीज बनानी है, मैट्रिक्स एंड टारगेट्स वगैरह सेट करना है। बच्चों सिलेबस में है मुंता, लेकिन अगर सिलेबस में नहीं भी हो तो समझ में आ गया ना, ये एक पेज था, डन हो गया बच्चों अगर इजाज़त हो तो मॉडल मैं आप समझ रहे हैं मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसकी लिंकिंग जहां पे हो रही है उसको लिंक कराऊंगा, उससे रिलेवेंट जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो करवाऊंगा। क्या ये टेक्निक समझ में आ रही है? और जो चीज़ नहीं आई कभी भी या उसको कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, हाथ का एक सिनेरियो बनाऊंगा और साथ में साथ कवर कराऊंगा। क्लियर हो? तो मैं आपके साथ IFRS S1 में गया, IFRS S1 के गवर्नेंस में गया, गवर्नेंस से मैं CFF 2 कॉर्पोरेट लॉ में गया, CFF 2 कॉर्पोरेट लॉ के बाद जो है वो मैं मॉडल पेपर की तरफ जा रहा हूँ।
और ये ख़त्म नहीं होगा। 5 मिनट बाद जो है मैं आपके साथ जो है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ चला जाऊंगा और उसके 5 मिनट बाद में कोड ऑफ एथिक्स की तरफ चला जाऊंगा। इजाज़त है? चलो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 5, द बोर्ड ऑफ मेगा टेक्सटाइल लिमिटेड, अ ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, हैज रिसेंटली फॉर्म्ड अ सस्टेनेबिलिटी कमिटी एट द बोर्ड लेवल. This decision follows a several incidents and criticism. Last year, one of the mega textile dyeing facilities was fined for wastewater pollution, and there were reports of excessive overtime and poor working conditions at a subcontractor's factory. सही है भाई। Previously, sustainability issues were managed in an ad hoc manner by operational managers with the little oversight or expertise at the board level, and the board received only infrequent updates on the environmental or social performance. Now, the board wants to strengthen the governance of sustainability. The new sustainability committee is tasked with integrating the sustainability conception into the company's strategy and risk management. The board is considering measures such as setting formal ESG targets, requiring regular internal audit of sustainability practice, and linking a portion of executive remuneration to achieving the sustainability goals. Advise the board of Mega Textile Limited on the following matters. The role that the sustainability committee should undertake to support the effective governance and long term value chain. वो कह रहा है रोल, क्या रोल होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी कमेटी का? शुड अंडरटेक टू सपोर्ट द इफेक्टिव गवर्नेंस। जब तक C52 कॉर्पोरेट लॉ का नाम ना ले, आपने गवर्नेंस की तरफ, आपने डायरेक्टली C52 में नहीं जाना है। पहले प्राइमरीली आंसर आप कहाँ से देंगे, और आपको जहां आंसर कम लगेगा मजीद गाइडेंस देने के लिए मजीद देखें। अगर आप पेपर में लिख कर आगे कि फीमेल डायरेक्टर होनी चाहिए, तो क्या सस्टेनेबिलिटी का मसला हल हो जाएगा? मतलब ये जो मसला है वेस्ट वाटर वाला, ये हल हो जाएगा। ये भंडा मारिएगा, ये भंडा मारिएगा, सही है? तो इसको सोच कर रखें। तो इसका मतलब है मेरे लिए बाइबल क्या हो गई? मैंने कहा भाई ये हमारे पास IFRS S1 का स्ट्रक्चर है। IFRS S1 के स्ट्रक्चर में सवाल गवर्नेंस से आया है। चले जी, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट करी कि सर उसको किताब से भी दिखा दें, किताब से भी कैसे करते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है, किताब का ही जो नोट्स है मैंने आपके सामने वहाँ पेश किया हुआ था। ये तो IFRS S2 है, हम IFRS S1 की तरफ जाते हैं। जैसे ही हम IFRS S1 की तरफ गए, to achieve this objective, an entity shall disclose information that about the governance body, terms of reference, how those responsibilities are reflected in terms of reference, how the body determines whether appropriate skills and competencies, how often the body is informed, how the body takes into account the sustainability risk and opportunity when overseeing the company strategy, how the company sets the target. प्यारे बच्चों, ये वही चीज़ें हैं जो यहाँ पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। मैं दोनों जगह से पढ़ा रहा हूँ, सही है? इसका मतलब है जब मुझे इसका आंसर ड्राफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा भाई सबसे पहले तो बोर्ड को ये काम करना पड़ेगा कि जी बोर्ड डिटरमाइन करें कि ऐसे कौन लोग हैं जो कि ओवरसाइट करेंगे सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को, ठीक है? उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे ताकि पता हो उनकी जिम्मेदारी क्या है, सही है? उनकी कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी, इसको असेस करना पड़ेगा कि बोर्ड में ऐसे लोग बिठाने चाहिए जो कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करें। हाउ ऑफन द बॉडी इज इन्फॉर्म्ड, ऐसा ही है। किस तरीके से वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को कंसीडर करते हैं, और क्या मैट्रिक्स एंड टारगेट्स आपने सेट किए हुए प्यारे बच्चों। क्लियर हो? ये लिंकिंग के काबिल भी ज़्यादा भी 10 मिनट पहले ही बने हो ना यार, तो मैं आगे अभी और भी करवाऊंगा, सही है? क्लियर हो? इतना समझ आता है? अच्छा, अगर आपके पास सवाल ये जो आया है, ये जो सवाल आपके पास आया है, इसमें अगर थोड़ा सा आपने तड़का लगाना हो ना, थोड़ा सा अगर आपने तड़का लगाना हो, सवाल कहाँ गया भाई? थोड़ा सा अगर आपने तड़का लगाना हो ना, द रोल दैट द सस्टेनेबिलिटी कमिटी शुड अंडरटेक टू सपोर्ट द इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। तो इसमें आप देखें, ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर रिसेंटली फॉर्म्ड अ सस्टेनेबिलिटी कमिटी एट द बोर्ड लेवल. Decision follows several incidents and criticism. Last year, one of the company's dyeing facilities was fined for wastewater pollution, and there were reports of excessive overtime and poor working condition at a subcontractor's factory. बच्चों, सब कॉन्ट्रैक्टर्स फैक्ट्री, सही है? सब कॉन्ट्रैक्टर फैक्ट्री, तो मतलब कुछ मसले मेरे हैं, कुछ मसले सब कॉन्ट्रैक्टर के हैं, लेकिन जो मसला सब कॉन्ट्रैक्टर का है, क्या वो मसला मेरा है? जब वो आपसे कहता है मैट्रिक्स एंड टारगेट, ये करा था ना भाई, मैट्रिक्स एंड टारगेट, क्या इसको थोड़ा सा मैं सवाल का तड़का लगा सकता हूं कि भाई मैं देखूंगा कि मैंने कितने वाटर है वो मेरा वेस्ट हुआ है। क्लियर है? ओवरसाइट करेगा सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को। बच्चों, बड़ी गहरी बात कर रहा हूं। क्या सवाल में कोई सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है? क्या सवाल का तड़का लगा दूं आगे थोड़ा सा मैं? क्या मैं कह दूं यस हेल्थ एंड सेफ्टी के इशू है, तो बोर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी के मैटर्स को किस तरीके से ओवरसाइट करता है, ये एक रिस्क है, सही है? बोर्ड जो है वो वाटर पॉल्यूशन को किस तरीके से करता है, ये एक रिस्क है। बोर्ड सप्लायर के हेल्थ एंड सप्लायर के लेबर के मसले को किस तरीके से ओवरसाइट करता है, ये एक रिस्क है। और फिर इसी से रिलेटेड कुछ मैट्रिक्स एंड टारगेट्स कर दूं। क्या मैट्रिक्स एंड टारगेट्स होंगे? कॉमन सेंस है, हेल्थ एंड सेफ्टी इंसिडेंट, वाटर पॉल्यूशन। क्या बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? तो आप समझ रहे हैं, आपने बाइबल लिखी
और बाइबल के बाद आपने क्या कर दिया, बाइबल के बाद आपने जहाँ जहाँ पे सही है, जहाँ जहाँ पे चीज़ें आ रही है आपने उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अगर मुझे सवाल में कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं ना हारिस, सवाल में रिस्क है। जब सवाल में रिस्क है तो अब आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ क्यों जाना है? अच्छा, मैं आपको वापस समझाता हूँ, कोई मसला नहीं है बच्चों। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये बाइबल है आपके पास, हाउ बॉडी ओवरसीज सेटिंग ऑफ द रिलेटेड टारगेट्स एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस टुवर्ड्स दिस टारगेट। मुझे आप बताएं, सवाल में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास दी है तो क्या आप बता सकते हैं टारगेट क्या हो सकता है? फारूक साहब सिर्फ आपकी मोहब्बत में, सवाल में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, क्या आप बता सकते हैं टारगेट क्या हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं टारगेट क्या हो सकता है? यस, टारगेट मेरा होगा कि जी वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करनी है, वाटर हेल्थ एंड सेफ्टी इंसिडेंट्स को जो है वो कंट्रोल करना है। क्लियर हो? अच्छा, वो कह रहा है आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क। क्या सवाल में सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क दिया हुआ है आपको? क्या वो 2-3 पॉइंट लिख सकते हो सस्टेनेबिलिटी के? मेरे बच्चों समझ आ रही है? ये अप्रोच समझ आ रही है? एक कॉन्सेप्ट दूंगा, फौरन से सवाल कराऊंगा। सर लेकिन ये तो एक ही सवाल हुआ। सर ये तो एक ही सवाल हुआ। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड इस बार पेपर में आएगा और लाजमी आएगा, और सवाल की रिक्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं। सवाल की फिलहाल अभी बी को नहीं कर रहे हम, सवाल की रिक्वायरमेंट की सी को हम देख रहे हैं, और सी में लिखा हुआ है बताएं लोकल लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंपनी को क्या एडिशनल मैटर्स करने चाहिए, जल्दी से बता दें। लोकल लॉज एंड रेगुलेशन की वजह से कंपनी को, अब यहां पे किसकी बात की जाएगी, यहां पे किसकी बात की जाएगी? सीओसीजी की, कि बोर्ड ने जो कमेटी बनाई है, बोर्ड ने जो कमेटी बनाई है इसमें एक फीमेल डायरेक्टर होनी चाहिए। ये जो कमेटी है 4 साल में 4 बार मिलेगी, सही है, साल में 4 बार मिलेगी, और बोर्ड को एक कॉम्प्रिहेंसिव वंस इन अ ईयर, क्लियर है बच्चों, जबरदस्त DE&I के ऊपर पॉलिसी बनाएगी, DE&I के ऊपर पॉलिसी बनाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? अदरान अवेलेबल नहीं भी होगा, आंसर तो बता दिया ना मैंने तुम्हें। एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी बनेगी ESG के ऊपर। मेरा बच्चा जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। कोई मसला, कोई परेशानी? सब कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर है, यस, कोई मसला कोई परेशानी मेरे बच्चों? उसकी भी ऐमान, उसकी भी अभी टेक्निक बता दूंगा बेटा। आज की क्लास में चलें, आपने बोल दिया है तो इसलिए बता देता हूँ। आज की क्लास में हमने सेसबी को भी कवर करना है। ये जो एक्सेल ट्रैकर आप कह रहे थे, ये इसको भी कवर करेंगे आज की क्लास में। सैयद उमर, मुझे आधा घंटा दोगे ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी आसान कर दूंगा। मुझे सिर्फ आधा घंटा दोगे ना, जो तुम्हारा सवाल है आधे घंटे बाद तुमने वापस पूछना है, ठीक? आधे घंटे बाद वापस पूछना है बच्चों। मुझे अगर इजाज़त हो, मैं सवाल में एक और रिक्वायरमेंट ऐड कर दूँ प्लीज़? अगर आपकी इजाज़त हो, मैं सवाल में एक और रिक्वायरमेंट ऐड कर दूँ। सवाल में एक और रिक्वायरमेंट ऐड करने जा रहा हूँ मैं। आप इस कंपनी के प्रैक्टिशनर हैं, आप कंपनी के गवर्नेंस से रिलेटेड डिस्को से रिलेटेड क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे? आप गवर्नेंस से रिलेटेड क्या आपको ISSA 5000 ने इसका आंसर दिया हुआ है? क्या ISSA 5000 ने आपको प्रोसीजर्स बताए हुए मेरे बच्चों? बताए हुए? कोई प्रोसीजर नहीं बताया। मैं आपके सामने बच्चों, अगर आपकी इजाज़त हो, क्या मैं थोड़ी देर के लिए क्या मैं IFRS S1 से आपकी इजाज़त लेके मैं CFAP 2 में गया, फिर आपकी इजाज़त लेके मैं पास्ट पेपर में गया, मॉडल पेपर में गया, क्या आपकी इजाज़त हो, क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की तरफ जा सकता हूं? अगर मैं जाता हूं और अब आपसे कहता है कि बताएं गवर्नेंस से रिलेटेड क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, गवर्नेंस से रिलेटेड क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो मेरे भाई ये जो बॉडी बनाई गई है, क्या इसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख सकता हूं? ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, क्या इसको इंस्पेक्ट कर सकता हूं? ये जो कॉम्पिटेंस है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देख सकता हूं? ये कितनी बार मिल रहे हैं, तो क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग से चेक कर सकता हूं? ये डिसीजन क्या लेते हैं, तो अगेन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में बैठ के मैं ये देख सकता हूं कि क्या क्या एजेंडा थे, और क्या उस एजेंडा के अंदर ये मैटर्स कंसीडर हुए थे या नहीं हुए थे। क्या ये देख सकता हूं कि कोई मैट्रिक्स और टारगेट सेट किया है बोर्ड ने या नहीं किया। क्या कह सकता हूं मैं, क्या CFAP 2 का भी सवाल आ जाए, कि लोकल गवर्नेंस के ऊपर क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग में फीमेल डायरेक्टर है कि नहीं है, क्या ESG के ऊपर पॉलिसी है कि नहीं है, क्या वो DE&I के ऊपर कोई पॉलिसी है या नहीं है, क्या साल में 4 बार मिले हैं कि नहीं मिले, और क्या साल में 1 बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कम्युनिकेट करा है कि नहीं करा। ये आपके सामने मैंने 10 प्रोसीजर्स प्यारे बच्चों लिख दिया। कुछ भी नोट नहीं करना, इसका ज़बरदस्त स्मार्ट हैंड आउट 1 से 2 दिन में आपके पास आ जाएगा। जो कॉन्सेप्ट लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रही है, जो सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर में किस तरीके से सवाल आ सकता है वो समझ आ रहा है मेरे बच्चों को, कि किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट जो है आपका CFAP 2 से भी लिंक हो सकता है, उसी के ऊपर जो है वो ऑडिटिंग प्रोसीजर्स भी आपसे पूछ सकता है बच्चों। यहाँ पे क्लियर हो मेरे बच्चों?
आप चाहें तो अपैरल के जाके उसमें मैट्रिक्स एंड टारगेट्स की चीज़ों का आप देख सकते हैं, लेकिन आप टाइम ज़ाया करेंगे। उसकी टेक्निक में अब्दुल-रहमान आधे घंटे बाद आपको बताऊंगा, आप ज़्यादा उसमें खुश होंगे। फर्क ना करें। देखें, अगर कंपनी यूके शुके की लिखी है तो आप क्यों COCG लिख रहे हैं, अनलेस वो आपसे पूछे, या आपको लगता है कि आपने बहुत कम लिखा हुआ है तो आप जो है वो 1-2 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि एज पर लोकल लॉज एंड रेगुलेशन गवर्नेंस के इन पॉइंट्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये आपने गलत बात करी है। सुने मेरी बात को, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गवर्नेंस का ये डिस्क्लोजर दे रही है। सुने मेरी बात को, सुने मेरी बात, कंपनी गवर्नेंस के ऊपर डिस्क्लोजर दे रही है। सही है, कंपनी जो है वो गवर्नेंस के ऊपर डिस्क्लोजर दे रही है। क्या डिस्क्लोजर दे रही है भाई, क्या डिस्क्लोजर दे रही है? कि हमारी एक कमेटी है, सही है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हमने बता दिया है कमेटी जो है वो कॉम्पिटेंट है, जो है वो साल में 4 बार मिलती है, उनके मैट्रिक्स एंड टारगेट्स भी सेट करती है, और जो ये कमेटी है ये सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को कंसीडर करती है डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में। ये डिस्क्लोजर आ रहा है। क्या इस डिस्क्लोजर के ऊपर ऑडिटर प्रैक्टिशनर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? क्यों प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? बिकॉज रिस्क है। अब मुझे जल्दी से बता दो रिस्क क्या है। द रिस्क इसके जो गवर्नेंस का ये डिस्क्लोजर है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो प्रोसीजर क्या होंगे? टर्म्स ऑफ रेफरेंस को इंस्पेक्ट कर लूंगा, ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन को देख लूंगा, 4 टाइम्स मिले मिनट्स ऑफ द मीटिंग से देख लूंगा, मैट्रिक्स और टारगेट सेट करें तो बोर्ड की अप्रूवल देख लूंगा, SRO कंसीडर होते हैं तो अगेन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जाऊंगा और देखूंगा किस तरीके से बोर्ड डिफरेंट चीज़ों को कंसीडर करता है। अब समझ में आया? अब समझ आया मेरे बच्चों? तो जो लिखा है वही रिस्क है, वही प्रोसीजर है, वही IFRS S1 है। ये सवाल आपको मॉडल पेपर वगैरह में कहीं नहीं दिखेंगे बच्चों, तो ये सवाल मैं साथ साथ आपके साथ ऐड करता रहूंगा। डन हो गया बच्चों? क्लियर हो? अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो मैं थोड़ा सा आगे मूव कर जाऊं, मैं अगले पार्ट पे आ जाऊं। गवर्नेंस क्लियर? गवर्नेंस में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने आपको आधे घंटे में करा दिया है। डन हो गया? मैंने CFF2 भी करा दिया, मैंने IFRS S1 भी करा दिया, मैंने उसके ऊपर ऑडिटिंग प्रोसीजर्स भी बता दिया। स्ट्रेटजी में से खतरनाक लिंकिंग होगी। अभी तो हमने 3 चीज़ों को लिंक करा है, स्ट्रेटजी के अंदर मैं अभी 40 चीज़ों को लिंक कराऊंगा। आप लोग रेडी हो अगले 2 घंटे के लिए? अब जो अगला 1-1.5 घंटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला 1-1.5 घंटा है मेरे बच्चों, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। अगली चीज़, जब आपने गवर्नेंस बता दिया तो ऊपर एक बंदे का सवाल था, सर गवर्नेंस हर रिस्क से रिलेटेड बताना है? नहीं नहीं नहीं, गवर्नेंस एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ होगा। सही है, गवर्नेंस। लेकिन जब आप गवर्नेंस से बता रहे हो कि जी कंपनी किस तरीके से सप्लायर को, लेबर को, हेल्थ एंड सेफ्टी को, तो वहां पे चीजें कनेक्ट हो रही होंगी। ठीक है, अच्छा स्ट्रेटजी, अगला जो कंपोनेंट है मेरे बच्चों वो है स्ट्रेटजी का। और स्ट्रेटजी के अंदर वो आपसे कहता है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड ये पॉइंट आपसे क्या कहता है? ये पॉइंट आपसे कहता है कि जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटी है उसको डिस्क्राइब करें। सिंपल काम, उसको डिस्क्राइब करें, फिर बताएं कि वो आपके कौन से बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन में है। वो आपके कौन से बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन में है। मेरे बच्चों, जो सवाल थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इस सवाल के अंदर 2 सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो रिस्क थे वो मेरे गिरबान में मौजूद थे, और एक जो था वो मेरी वैल्यू चेन के अंदर मौजूद था। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एट अ सब कॉन्ट्रैक्टर्स फैक्ट्री, क्या सब कॉन्ट्रैक्टर फैक्ट्री के मसले मेरे मसले हैं या नहीं है? अगर वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट कर रहे हैं, अगर वो आपके प्रोस्पेक्ट्स को हिट कर रहे हैं, अगर वो आपके कैश फ्लोस, एक्सेस टू फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हिट कर रहे हैं, तो यस ये आपका मसला है मेरे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो आपने बताना है कि जो मसले थे वो मसले आपको अच्छा यार ये IFRS, अच्छा एक चीज चूंकि सामने आ गई है बता दूं, हमारे पास ये IFRS जो है इसकी किताब जो है ये रेडी हो गई है। ये इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो इंशाल्लाह प्रिंट हो जाएगी। इसके अंदर जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने ACCA डिप्लोमा के किए थे, प्रोफेशनल डिप्लोमा के किए थे, वो उनके आंसर्स, IFRS S1 के जितने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ थे वो, और जो कंपैरिजन वाला हैंडआउट था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की जितनी चीज़ें थी वो, और फिर उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो हमारे स्मार्ट हैंडआउट्स हुआ करते थे वो सारे के सारे जो हैं हमारे सारे के सारे स्मार्ट हैंडआउट जो हैं, ये सारे के सारे सिनेरियोज जो हैं ये अब उसके हिसाब से हमारे पास बन गए हैं जो हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स सस्टेनेबिलिटी का। सही है, इसमें बस एक चीज़ है जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की समरीज होती थी जो हमारे पास 1 पेजर होते थे, सही है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो है वो सस्टेनेबिलिटी जो 2-4 चीज़ें हैं उसको प्लस माइनस कर दूँ, और जो रेलिवेंट है वो आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो वो 20-30 पेज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वो मेरे पार्ट में डिले होगा तो मैं किताब एटलीस्ट आपको ये सॉफ्ट में दे दूंगा, PDF में दे दूंगा, आपने प्रिंट लेना हो प्रिंट ले लीजिएगा, और जैसे ही वो 20-25 पेज में मजीद ऐड कर दूंगा तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। डन हो गया? तो थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा मेरे बच्चों। अभी जो हम आगे चीज़ें कवर करने जा रहे हैं बच्चों, वो आपकी जो एक असल टेंशन है ना, जो आपका वो एक पेन पॉइंट है, इंशाल्लाह उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सही है, अच्छा अगला जो हमारा पॉइंट है, सही है,
उसमें हमने ये करना है कि उसमें हमने स्ट्रेटजी से रिलेटेड चीज़ों को डिस्क्लोज करना है। सबसे पहली चीज़ जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले आपने वो डिस्क्राइब करने हैं। सही है। वो डिस्क्राइब करने क्या मतलब, बच्चों सुनिएगा क्या मतलब इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है कि क्या अगर मैं वेस्ट वाटर पॉल्यूशन कर रहा हूं तो क्या ये सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड मेरा रिस्क है बच्चों, हाँ या ना? अच्छा, अगर ये रिस्क है तो क्या ये रिस्क मेरे IFRS S1 के स्कोप में फॉल करता है या IFRS S2 के स्कोप में फॉल करता है, हाँ या ना? अच्छा, अगर ये स्कोप में फॉल करता है तो क्या मुझे इसको डिस्क्लोज करना चाहिए, हाँ या ना? अगर मुझे इसको डिस्क्लोज करना चाहिए तो मैं क्यों डिस्क्लोज करूंगा? मैं डिस्क्लोज ही इसीलिए करूंगा बिकॉज मेरे स्कोप में फॉल करता है। और मेरे स्कोप में फॉल क्यों करता है? मेरे स्कोप में फॉल इसलिए करता है बिकॉज ये मेरे प्रोस्पेक्ट्स को हिट करने जा रहा है। क्या मतलब क्या ये मेरे कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक्सेस टू फाइनेंस को हिट करेगा? क्यों करेगा ये बता दो, क्यों करेगा जल्दी से बता दो, क्यों करेगा? मुझे जल्दी से बताओ क्यों मेरे कैश फ्लोज को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, एक्सेस टू, मुझे पेनल्टी लग रही है। अच्छा, और क्या कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा जब वो देखेगा कि ये गंद मचा रहा है? क्या कल को मेरा लाइसेंस टर्मिनेट हो सकता है? बच्चों समझ आ रही है? ये चीजें कहाँ लिखनी है? जल्दी से बता दो, ये चीजें कहाँ लिखनी है? ये आपने लिखनी है स्ट्रेटेजी, यहाँ पे डिस्क्लोज जब आप डिस्क्राइब करोगे स्ट्रेटेजी के अंदर सुन लो 5 चीजें बतानी है। 5 में से पहली चीज ये बतानी है, स्ट्रेटेजी सबसे क्रिटिकल है हमारा, सही है। और अगले 2 घंटे में स्ट्रेटेजी को देंगे। स्ट्रेटेजी के अंदर तुम्हारे पास जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तुमने वहां बताना है। और वहां बताते हुए तुमने बताना है कि जो मैं बता रहा हूं ये शॉर्ट टाइम में होगा, मीडियम टाइम में होगा या लॉन्ग टाइम में होगा। क्लियर हो बच्चों? बिलाल, क्या हम पास को डिस्क्लोज करेंगे? मुझे 5 मिनट दो, ये फाइनेंशियल पोजीशन वाले पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर में आपको बताएगा, पेपर में नहीं बताएगा। आप कह देंगे जी शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म में आपने सारे इंपैक्ट बताने होंगे कि शॉर्ट टर्म में 20 मिलियन का इंपैक्ट है, मीडियम टर्म में 50 मिलियन का इंपैक्ट है, लॉन्ग टर्म में मेरे पास 100-150 मिलियन का इंपैक्ट है। क्लियर हो? फिर उसके बाद मुझे बताना है कि मेरे बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन में कहां पे ये मसला है। कहां पे मसला है? ये मेरे अंदर मसला है, ये मेरे ऑपरेशंस में मसला है, मेरी प्रोडक्शन में मसला है। क्या ये लिख सकता हूं? फिर उसके बाद मुझे 3 चीजें बतानी है कि इस रिस्क की वजह से, सुन लो मेरे बात, जो एक ऊपर लड़के ने सवाल पूछा था, इस रिस्क की वजह से ये इस साल मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आया है, अगले 12 महीने में क्या एंटिसिपेटेड इफेक्ट है, और आगे जाके शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट है। क्लियर हो मेरे बच्चों? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों चीजें बतानी है। इस साल क्या इंपैक्ट आया, अगले 12 महीने क्या इंपैक्ट आएगा, और उसके अगले शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म जो आपने ऊपर बताया था उसके फाइनेंशियल इफेक्ट को क्वांटिफाई करना है। ऊपर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी वाले पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ कमेंट्री देनी है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर देना है कि जी इसका इंपैक्ट जो है वो हमारे मीडियम टर्म में आएगा या लॉन्ग टर्म में आएगा या शॉर्ट टर्म में आएगा। अफनान यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है, फिर उसके बाद जब आपने शेयर होल्डर को इतना डरा दिया, इन्वेस्टर को इतना डरा दिया, तो फिर आप उसको बोलेंगे भाई साहब टेंशन ना ले, मैं हूं ना। और फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे कि सर मेरी स्ट्रेटजी ये है, मेरे प्लान्स ये हैं, मैं ये करने जा रहा हूं। क्या यहां तक बात समझ आती है? जब आप स्ट्रेटजी बता देंगे तो इन्वेस्टर का डर थोड़ा थोड़ा कम होगा और फिर अचानक से इन्वेस्टर को डर लगने लगेगा, व्हाट इफ ये रिस्क ऊपर नीचे हो गया। हाँ, व्हाट इफ ये रिस्क ऊपर नीचे हो गया? तो आप कहेंगे भाई साहब टेंशन ना लें, मेरी जो स्ट्रेटजी है या मेरे जो ऑपरेशंस हैं या जो मैं हूं या जो मेरी कंपनी है वो इतनी रेजिलियंट है कि वो इस रिस्क के ऊपर नीचे को भी बर्दाश्त कर सकती है। अगर जलजला आएगा तो मेरी बिल्डिंग इतनी है कि 7.88 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सकती है। क्या यहाँ तक 5 पॉइंट समझ आते हैं मेरे बच्चों को? यही सारे पॉइंट जो हैं आपके लिए मैंने नीचे डिटेल में बता दिए। सबसे पहली चीज सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, डिस्क्राइब द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्ट टू अफेक्ट द एंटिटीज प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स के अंदर 3 चीजें, कैश फ्लो, एक्सेस टू फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टाइम होराइजन बताना पड़ेगा, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। सही है, आपने बताना पड़ेगा कि जी कहाँ पे इंपैक्ट है। उसके बाद आपने बताना पड़ेगा कौन से बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन में, और वहां पे भी कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड। अगर सप्लायर है तो भाई कौन सा सप्लायर, कौन सी ज्योग्राफी का सप्लायर, कौन से मुल्क का सप्लायर। सही है। उसके बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें बतानी पड़ेंगी। आपने इंपैक्ट बताना पड़ेगा एफएस के अंदर जो कि हमने डिस्कस करा। फिर उसके बाद जो है आपने बताना पड़ेगा कि आपकी जो क्या आप रेजिलिएंट हो या नहीं, तो इससे रिलेटेड आपने बताना पड़ेगा। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी कि आप किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करोगे। कि जो मैंने 5 चीज़ें टॉप शीट में आपको समझाई है, क्या ये समझ में आती है मेरे बच्चों को? बड़ी लॉजिकल है, कॉमन सेंस है। पहले रिस्क बताना है,
रिस्क कहाँ पे मौजूद है वो बताना है, रिस्क का इम्पैक्ट क्या है वो बताना है, रिस्क अगेंस्ट स्ट्रेटेजी क्या है वो बतानी है, और अगर कल को रिस्क ऊपर नीचे होता है तो आप कितने रेजिलियंट हो ये बताना है बच्चों। क्या क्लियर हो मेरे यहाँ पे? यार अफनान बेटा, जो पेपर में जो बुक होगी वो बुक पूरे 3-4 महीने मैंने वो किताब से IFRS S1 S2 से ही पढ़ा है, सही है, किसी स्लाइड से नहीं पढ़ा है। ये वर्कशॉप है तो मैं स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ ना। IFRS S1 की अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि IFRS S1 या IFRS S2 की जान है, सही है, जो जान है, सही है, वो है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप जो है उस रिस्क को डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। उसके बाद आप बताते हो कि वो रिस्क आपके बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन में कहाँ पर है, और मज़ीद आप बताते हो कि वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर उसके बाद आप बताते हो कि जी उसका इम्पैक्ट कितना है, सही है, उसका इम्पैक्ट कितना है इस साल, अगले 12 महीने में एक्सपेक्टेड क्या है, और ऊपर जो आपने रिस्क बताते हुए शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म बताया था आप वो बताओगे। फिर उसके बाद आपने बताना है कि जी आपकी स्ट्रेटजी क्या है, और फिर आपने बताना है रेजिलियंस क्या है। यहाँ तक बात समझ आती है? तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मुझे एक जल्दी से बात बता दो, 2 से 3 चीज़ें मैं बड़ी ज़बरदस्त लिंक करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, सही है, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। हम कौन सा IFRS पढ़ रहे हैं अभी मेरे बच्चों? हम कौन सा IFRS पढ़ रहे हैं? हम IFRS S1 पढ़ रहे हैं। IFRS S1, अच्छा हमारे पास कितने SASB के स्टैंडर्ड्स हैं मेरे बच्चों? हमारे पास कितने SASB के स्टैंडर्ड्स हैं? हमारे पास जो है वो 12 SASB के स्टैंडर्ड्स हैं। 12 SASB के स्टैंडर्ड्स में से कुछ रिस्क मेरे पास S1 के हैं, कुछ रिस्क मेरे पास S2 के हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मुझे जल्दी से बता दें। कुछ रिस्क मेरे पास S1 के हैं, कुछ रिस्क मेरे पास S2 के हैं, सही है। अच्छा सेकंड चीज़ सुनिएगा मेरी बात। तो मुझे सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है और डिस्क्लोज करना है। इसका मतलब ये हो गया कि सवाल में हमेशा आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने जो है वो रिस्क को आइडेंटिफाई और उसका डिस्क्लोजर देना होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जो हमारा मॉडल पेपर है, जो हमने ACCA प्रोफेशनल डिप्लोमा के सवाल कर रहे थे, उन सारी चीज़ों के अंदर जो है हमने काम ये करा था कि सवाल में आपको, जिस तरह ऑडिटिंग में हमारे पास एक रिस्क फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूँ, इसी तरीके से सवाल में भी हमारे पास क्या होगा बच्चों? सवाल में भी हमेशा हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। जिस तरह अभी हमने एक सवाल देखा गवर्नेंस का, लेकिन अगर इसी सवाल को मैं कहूँ कि मुझे इसके ऊपर रिस्क बताओ, तो क्या मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं रिस्क बता सकता हूँ? तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो IFRS S1 है, और इतने सारे SASB के स्टैंडर्ड हैं, तो मैं एक काम आपके साथ ये कर लेता हूँ। मैं आपको मेरी एक्सेल की फाइल दिख रही है बच्चों? अच्छा ज़बरदस्त बच्चों सुने। तो मैंने करा ये है बच्चों कि हमारे पास ये एक एक्सेल का ट्रैकर है जिसमें आपके पास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट हमारे पास क्या क्या डिस्क्लोजर के टॉपिक्स हैं। और मैंने एक काम ये कर दिया, मैंने उसको बाइफिकेट कर दिया बिटवीन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल। मैंने उसको बाइफिकेट कर दिया बिटवीन शेयर का नाम ना लेना, मैं शेयर कर दूंगा, सही है, मैं शेयर कर दूंगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ लो, सही है। तो मैंने करा ये कि मैंने क्लाइमेट और एनवायरमेंटल के नाम पे उसको बाइफिकेट कर दिया। जहाँ मैंने उसको एनवायरमेंट और क्लाइमेट के बारे में बाइफिकेट कर दिया कि मैंने कहा ये क्लाइमेट रिस्क है या नॉन क्लाइमेट रिस्क है। ये क्लाइमेट रिस्क, इसका मतलब है IFRS S1 के हिसाब से जितने भी बाइबल में मेरे पास नॉन क्लाइमेट रिस्क आ रहे हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे जमा कर दिए हैं। क्लियर हो यहाँ पे? और बता दिया है कि वो रिस्क कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में फॉल करता है, हमारे पास फॉल करता है। एग्रीड? तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल हमारे पास जो रिस्क हैं वो कोई 80-90 रिस्क हैं, लेकिन अगर हम इस टेक्निक से करेंगे तो हम हार्डली इन टॉपिक्स को 17-18 टॉपिक्स को या 20 टॉपिक्स को अगर हम कवर करेंगे तो हमारे पास वो 80 रिस्क टेक्निकली स्पीकिंग कवर हो जाएंगे। क्या ये मेरी लॉजिक समझ आ रही है आपको? भूल जाए आपने SASB पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सही है, भूल जाए आपने पेपर से पहले SASB रिवाइज किया कि नहीं किया, जो अब मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो मैंने आगे जाके एक काम ये कर दिया कि अगर आप वाटर मैनेजमेंट देखें तो 12 इंडस्ट्रीज में से 7 इंडस्ट्रीज में कवर्ड हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखें 12 में से 5 में कवर्ड हो रहा है। वर्क फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी 5 में से 12 पे हो रहा है, सही है। और वर्क फोर्स इज योर नॉन क्लाइमेट। इसी तरीके से अगर आप देखें एयर क्वालिटी 5 आउट ऑफ 12, तो अगर इन सबको अगर आप प्लस करें तो ये आपके 12 मेजॉरिटी रिस्क या 12-13 रिस्क आपके 80 रिस्क कवर कर देते हैं बच्चों, सही है। अब सुन ले मेरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फौरन से IFRS S1 नॉन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क कवर करा दूं जल्दी से, क्या कहते हो? एग्जाम में SASB स्टैंडर्ड होंगे। सुन लो मेरी बात, मैं आपसे कह रहा हूं भूल जाओ। अच्छा, सबसे पहली चीज वर्क फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी। मैंने करा क्या काम है, सुनिएगा मेरी बात को। वर्क फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी
क्या मैट्रिक्स आपने डिस्क्लोज करने होते हैं? आपने जो मैट्रिक्स डिस्क्लोज करना होगा, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने बताना होगा भाई कि आपके कितने फर्टिलिटीज़ हुई हैं, सही है, कितनी इलनेस हुई हैं, कितने नियर मिस रिपोर्टिंग, सारा का सारा सेल्स में लिखा हुआ है, सही है। तो ये कुछ मैट्रिक्स हैं जिसको आपने डिस्क्लोज करने होंगे, सही है। और इसकी रिस्क की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है कि अगर वह अनसेफ वर्किंग कंडीशंस होंगे, अगर ऑक्यूपेशनल इंजरीज होंगी, इलनेस होगी, फर्टिलिटीज़ होंगी, तो क्या हो सकता है, ये सस्टेनेबिलिटी का रिलेटेड रिस्क होगा क्यों, ये बता दो जल्दी से। ये सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क होगा क्यों मेरे बच्चों, ये बता दो जल्दी से। क्योंकि ये आपके ऑपरेशंस को इफेक्ट करेगा, ये लीगल एंड रेपुटेशनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, ये आपके कैश फ्लोज को, आपके एक्सेस टू फाइनेंस को और आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हिट करेगा। ऐसा ही है, तो आपके समझ आ रही है। तो मैंने इस हैंडआउट के अंदर सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को डिस्क्राइब भी कर दिया है। क्या मतलब सर इसका, क्या मतलब? इसका मतलब ये हो गया सर कि हम जो पढ़ रहे थे उसमें जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को डिस्क्राइब करना था, वो डिस्क्राइब भी मैंने आपके सामने कर दिया है। क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर हो? मुझे एक बात बताओ बच्चों, इन पांचों चीज़ों के अंदर इसको एक्सप्लेन करना तो कोई मुश्किल नहीं है। सुन लो मेरी बात, जो मैं ड्राफ्टिंग टेक्निक बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? बिकॉज जब भी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को आपने डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो आपने जब उसको आप डिस्क्लोज करेंगे तो वो किस चीज़ को हिट कर रहा होगा मेरे बच्चों? वो आपके प्रोस्पेक्ट्स को हिट कर रहा होगा। जो प्रोस्पेक्ट्स को हिट कर रहा होगा तो इसका मतलब है वो एक्सेस टू फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैश फ्लोज को हिट कर रहा होगा। क्या सवाल में मैं सवाल की इंफॉर्मेशन को मैं इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ? तो क्या मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल वर्क फोर्स है, तो वर्क फोर्स क्यों मेरा सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है? बिकॉज वो मेरे प्रोस्पेक्ट्स को हिट करेगा। प्रोस्पेक्ट्स को क्यों हिट करेगा? बिकॉज लेट से मेरे कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सेस टू फाइनेंस को हिट करेगा। क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि बिकॉज अगर वर्क फोर्स का मसला होगा तो रेगुलेटर की तरफ से मुझे क्या लग सकती है मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो। रेगुलेटर, अगर वर्क फोर्स का मसला होगा और हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन अच्छी नहीं होंगी तो वो कहाँ पे जा सकते हैं? वो स्ट्राइक्स पे जा सकते हैं। और जो कस्टमर है, जो इंडस्ट्री है, जो मार्केट है, वो मुझे अच्छा परसीव नहीं करेगी, जिसकी वजह से ये मसले मेरे पास हो जाएंगे। डन हो गया? और ये बहुत एक्सटेंसिव ड्राफ्टिंग हमने करी थी, सही है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये आ रहा है कि ओवर टाइम एंड पुअर वर्किंग कंडीशन है सब कॉन्ट्रैक्टर की फैक्ट्री में, तो क्या इसकी वजह से मेरे ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है? मुझे जल्दी से बता दो, क्या इसकी वजह से मेरे ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है? अच्छा, अगर इसकी वजह से मेरे ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है तो क्यों आ सकता है? बिकॉज अगर सप्लायर को पेनल्टी लगी, सप्लायर की फैक्ट्री बंद हुई, सप्लायर के वर्कफोर्स स्ट्राइक पे गए, तो उसकी वजह से मुझे माल नहीं मिलेगा, और जब मुझे माल नहीं मिलेगा तो मेरा प्लांट जो है वो आइडल हो जाएगा, मैं ऑपरेशंस अपने कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, मेरे कैश इनफ्लोज पे इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे किसी और सप्लायर से खरीदना पड़ेगा और वो मुझे महंगा माल दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, सुनिएगा मेरी बात को, इसकी ड्राफ्टिंग में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई, बहुत करवाऊंगा लेकिन थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटी के ऊपर। अच्छा, जबरदस्त। अब मुझे एक बात बताएं, बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन में कहाँ, यहाँ पर तो कोई इशू नहीं होगा? यहाँ कोई इशू होगा भाई? या तो मेरे अंदर है, या सप्लायर का मसला है, या कस्टमर का मसला है इसमें। सवाल से मैं देख के नहीं ले सकता कि ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स का मसला है जो कि अप स्ट्रीम में बैठा हुआ है, वहां से मुझे माल आता है। उसका अगला मसला क्या होगा? उसका अगला मसला ये होगा कि मैनेजमेंट ने आपको स्ट्रेटेजी डिस्क्लोज करनी है। ये रिस्क है, सुनना बच्चों, बहुत गहरी बात कर रहा हूं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनर आपसे कहे, क्या कहे, बहुत रेयर है, ACCA ने पूरे प्रोफेशनल डिप्लोमा में ये चीज़ नहीं पूछी है, सही है। कोई भी दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज, चाहे SBR हो चाहे SBL हो, उन्होंने इसके ऊपर अभी तक सवाल नहीं पूछा है। लेकिन हम ICAP के स्टूडेंट्स हैं, सही है। ICAP ये पूछ सकता है आपसे कि जी मुझे बताएं इस रिस्क के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या ये पूछ सकता है आपसे? तो अगर वो आपसे पूछ सकता है तो इसका मतलब है मुझे स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी के अंदर हमने क्या करा है कि जो भी रिस्क है उससे रिलेटेड मैंने कुछ स्ट्रेटेजी के की पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि अब मेरी बात सुनना। अब जो मैं आपके साथ कराने जा रहा हूँ सुनिएगा। अगर हमारे पास मैं किसी तरीके से ये 7-8 रिस्क को कवर कर लूँ और हाथ ही हाथ उसके मैं कुछ मैट्रिक्स को देख लूँ। चलें बच्चों, मुझे एक बात बताएं, अगर वर्क फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी है,
चलें बच्चों जल्दी, अगर वर्क फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी है तो क्या ये मेरा सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी हो सकता है? अगर ये हो सकता है बच्चों, तो क्या इसकी वजह से मुझे बताएं स्ट्रेटेजी क्या होगी? बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात बताएं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात बताएं कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जल्दी छेती छेती बच्चों, कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर वर्क फोर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी है तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या हेल्थ एंड सेफ्टी की कोई पॉलिसी होनी चाहिए? अच्छा, क्या वो पॉलिसी जो है वो बोर्ड ने अप्रूव करनी चाहिए? C52 थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। क्या स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए? क्या कोई रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए कि भाई अगर कोई इंजरी वगैरह होती है तो किस तरीके से रिपोर्ट करना है? क्या ये 4 पॉइंट समझ आते हैं? क्या स्ट्रेटेजी से रिलेटेड मेरे पास कोई मैट्रिक्स एंड टारगेट्स होने चाहिए? बच्चों बिल्कुल कॉमन, ये आपके पूरे सिलेबस में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार एक चीज़ अगर कहीं पे भी नहीं लिखी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। सही है? क्या ये कॉमन सेंस लिख सकता हूँ मैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई पॉलिसी होगी, बोर्ड अप्रूव्ड होगा, स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी रिपोर्टिंग में? अब मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ी देर के लिए C56 की तरफ मूव कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए C56 की तरफ मूव कर रहा हूँ और मुझे बताओ अगर पेपर में आ जाए कि मैनेजमेंट की ये स्ट्रेटेजी है, बताएं क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे? बच्चों सामने सामने आंसर लिखा हुआ है, सामने सामने। मेरा बच्चा ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। क्या इस पॉलिसी को इंस्पेक्ट करूंगा मैं? क्या बोर्ड की अप्रूवल के लिए मिनट्स, इंस्पेक्ट दी मिनट्स ऑफ द मीटिंग टू? क्या स्टाफ की ट्रेनिंग से रिलेटेड, क्या स्टाफ की ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा? मैं चाहूं तो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं। कोई ट्रेनिंग वगैरह हुई होगी तो उसका फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्यूमेंट होगा मैं उसको देख सकता हूं। कोई रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होगा मैं उसको इंस्पेक्ट कर सकता हूं। मैं मैट्रिक एंड टारगेट्स के जो टारगेट सेट हुए हैं उसको इंस्पेक्ट कर सकता हूं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? क्या एक कंप्लीट साइकिल समझ में आ रही है कि किस तरीके से वर्क फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी, बच्चों मेरी बात सुनिएगा, बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, किस तरीके से वर्क फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी आपका स्ट्रेटेजी डिस्क्लोज करने के लिए भी कह सकता है और उस स्ट्रेटेजी के डिस्क्लोजर के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के ऊपर भी कह सकता है। अगर मैनेजमेंट ये प्रोसीजर परफॉर्म करती है, अगर ये मैनेजमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करती है, या तो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकेगी या प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अगर मैनेजमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर सकती मेरे बच्चों, ये क्या कहलाएगा? जल्दी से बता दो। अगर मैनेजमेंट और प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर सकती तो ये क्या कहलाएगा? जल्दी से बता दो मेरे बच्चों। ये मेरे पास कहलाएगा स्कोप लिमिटेशन। अगर आपको लगता है इसका इंपैक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड मटेरियल प्लस परवेजिव है, डिस्क्लेमर। अगर प्रोसीजर परफॉर्म कर सकती है तो क्या मैनेजमेंट ने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया? क्या ऑडिटर ने या प्रैक्टिशनर ने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया? हाँ जी कर लिया, नहीं जी नहीं करा। अगर मैं एविडेंस, अगर प्रोसीजर परफॉर्म करें, अगर प्रोसीजर परफॉर्म करें तो प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद कोई मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई हुई है? हाँ जी मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है, नहीं जी मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं हुई। अगर मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है, अगर उसका इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड मटेरियल प्लस परवेजिव है तो एडवर्स। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? क्या मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से एक वर्क फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर वो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी डिस्क्राइब करने के लिए भी कह सकता है। वो आपसे वर्क फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके ऊपर आपसे पूछ भी सकता है। उस स्ट्रेटजी के ऊपर आपसे प्रोसीजर्स भी पूछ सकता है और उसी स्ट्रेटजी के ऊपर आपसे ओपिनियन का इम्पैक्ट भी पूछ सकता है। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आ रही है? ये आज तक ऐसी चीज़ है जो कि किसी एग्जामिनर ने, किसी प्रोफेशनल बॉडी ने नहीं पूछी है। लेकिन अगर मेरी साइकिल आपको समझ में आ रही है, अगर मेरी साइकिल आपको समझ में आ रही है, मेरी लॉजिक आपको समझ में आ रही है, आप दुनिया का जिस तरह ऑडिट में कोई भी प्रोसीजर ड्राफ्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कोई भी प्रोसीजर ड्राफ्ट कर सकते हैं। मेरे बच्चों क्लियर हो? भूल जाओ SESB कोई नाम की चीज है, भूल जाओ SESB पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। कितने लोगों ने SESB नहीं पढ़ा? जिन लोगों ने यार SESB को नहीं पढ़ा और मैं आपके सामने जो एक बात कर रहा हूं, क्या वो बात मेरी समझ में आ रही है? क्या मैं SESB के जाए बगैर भी कुछ प्रोसीजर्स, कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ रिस्क की डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता ना? और एग्जैक्टली यही चीजें SESB के अंदर भी लिखी हुई हैं। क्लियर हो मेरे बच्चों? तो इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जो मैंने आपको एक चीज़ बताई, कौन सी बताई? वर्क फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी। मैंने 5 SESB के डिफरेंट जगह पे जो चीज़ लिखी हुई थी मैंने कवर कर ली है और मैं बहुत शॉर्टकट और प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर हो? ये 5 कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? ये 5 कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? ये ऑयल एंड गैस में आपको लगता है SESB रेलिवेंट होना चाहिए? ऑयल एंड गैस में वर्क फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी रेलिवेंट होती है क्या? ई-कॉमर्स में भी होती है? सर कैसी बातें कर रहे हैं? आयरन और स्टील में होती है, पाकिस्तान स्टील में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होती है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनीज में होती है, केमिकल कंपनी में होती है, ऑडिट फर्म, प्रोफेशनल कॉमर्स वहां पे होती है। आप कहेंगे हाँ सर होनी चाहिए। तो ये 5 1 2 3 4 5 ये 5 टिक जो लगे हुए इन 5 इंडस्ट्रीज में कवर्ड हो रही है मेरे बच्चों। डन हो गया बच्चों? फौरन से आ जाओ। बिजनेस एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी। बिजनेस एथिक्स, अच्छा
वर्कफोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड वो बांग्लादेश वाली एग्जांपल याद है, राना प्लाजा याद है बच्चों? राना प्लाजा में 1500 बांग्लादेश के जो फैक्ट्रीज थी, जो कि ये कैल्विन क्लाइन, ज़ारा, सही है, टॉमी, इन सबको जो है ये मटेरियल प्रोवाइड करती थी, कपड़े प्रोवाइड करती थी। और 1500 बच्चे मर गए, बंदे बांग्लादेश में मरे, सही है, वर्कर्स बांग्लादेश में मरे, लेकिन क्रिटिसिज्म किसके ऊपर हुआ? ज़ारा के ऊपर हुआ, क्रिटिसिज्म किसके ऊपर हुआ? सीके के ऊपर हुआ, क्रिटिसिज्म किसके ऊपर हुआ? नेक्स्ट के ऊपर हुआ। तो उनकी वजह से चूंकि उनको सप्लाई नहीं मिल सका, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आया था मेरे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? इसी तरीके से हमारे पास अगली चीज़ है बिजनेस एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी। बिजनेस एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी, सही है। बिजनेस एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी के अंदर अगर आप ब्राइबरी कर रहे हैं, अगर आप करप्शन कर रहे हैं, अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं, और नॉर्मली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में होता है, नॉर्मली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में होता है, जो ये आपकी मशहूर शेल कंपनीज वगैरह है, इन्होंने नाइजीरिया की गवर्नमेंट को $1.1 बिलियन की रिश्वत दी थी ताकि वहाँ पे जो ऑयल के ब्लॉक्स वगैरह हैं उसका एक्सेस कर सकें। और ये बाद में चीज़ आ गई जिसकी वजह से शेल के ऊपर और ये ब्रिटिश पेट्रोलियम के ऊपर सिग्निफिकेंट पेनल्टीज वगैरह लगी और कस्टमर्स वगैरह ने बाइकआउट किया। तो अगर आप कोई भी बिजनेस ऑक्यूपाई करने के लिए ब्राइबरी या करप्शन या फ्रॉड करते हैं बच्चों, तो इसका मतलब है क्या ये सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड आपका रिस्क है? अच्छा, अगर ये रिस्क है तो ब्राइबरी, करप्शन, फ्रॉड, इससे रिलेटेड मुझे क्या बनाना चाहिए? मैंने स्ट्रेटजी बता दी, इससे रिलेटेड मुझे क्या बनाना चाहिए? पॉलिसीज। पॉलिसीज किस चीज़ की? एंटी ब्राइबरी, एंटी करप्शन, एंटी फ्रॉड, एंटी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये 4 वर्ड समझ आते हैं? अच्छा, विसल ब्लोइंग पॉलिसी, कभी भी कुछ गलत हो आप इन्फॉर्म करें। एथिक्स ट्रेनिंग, इंटरनल ऑडिट प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस रिपोर्टिंग। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया अगर पेपर में सवाल आता है कि आप जिस इंडस्ट्रीज़ में हैं, और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, आप जिस इंडस्ट्रीज़ में हैं वहाँ पे आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हैं और यहाँ पे नॉर्मल प्रैक्टिस है कि ब्राइबरी, करप्शन, फ्रॉड वगैरह, क्या ये मेरा सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है? बच्चों क्या ये है? अगेन वही वाली बात, क्या ये मेरे प्रोस्पेक्ट को हिट करेगा? कल को पता चल जाए तो क्या वो रेगुलेटर मुझे बिजनेस कंटिन्यू करने देगा? इससे रिलेटेड अगली चीज पे आ जाओ, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पॉलिसीज। मुझे दिल्ली से 4-5 पॉलिसीज बता दो। एंटी करप्शन, एंटी फ्रॉड, एंटी ब्राइबरी, कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स ट्रेनिंग स्टाफ को, विसल ब्लोअर पॉलिसी। बच्चों अगर पेपर में सवाल आ जाए कि आपने ऑडिट प्रोसीजर्स लिखने हैं इसके ऊपर, बच्चों अगर पेपर में सवाल आ जाए आपने इन सारी पॉलिसीज को, आप क्या कर लेंगे मेरे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दीजिएगा, इंस्पेक्ट। मैं इंस्पेक्ट करूंगा एंटी करप्शन पॉलिसी, मैं इंस्पेक्ट करूंगा एंट्री में। फिर मैं लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर लूं। क्या मैं लीगल काउंसिल से मेरे बच्चों इंक्वायरी कर लूं? सुनिएगा, मैं सिर्फ आपकी सोचने की सलाहियत को बढ़ा रहा हूं, मैं और कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोचने की सलाहियत को बढ़ा रहा हूं। क्या मैं इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर लूं कि भाई कोई पेनल्टी तो नहीं लगी, कोई प्रेस रिलीज तो ऐसी नहीं है, मैं प्रेस रिलीज वगैरह को देख लूंगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे इल्जाम तो नहीं लगे, कस्टमर की तरफ से कोई ऐसे इल्जाम तो नहीं लगे, बहुत सी ऐसी एजेंसीज है उनकी रिपोर्ट्स को देखूंगा कि कहीं आपका नाम तो इसके अंदर नहीं आ रहा। मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन से इंक्वायरी करूंगा, हाँ भाई तुम भी ने तो रिव्यू करा था, क्या हुआ उसका? बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्स्ट सिनेरियो भी हो जाए, वो चीज़ जो कि आज तक किसी ने नहीं पूछी, अगर एग्जामिनर आपसे वो भी पूछ ले, क्या आप उसके लिए रेडी है मेरे बच्चों? सुनिएगा मेरे बच्चों, और बच्चों ये आज हमारे पहले दिन का 2 घंटे का वर्कशॉप है, सही है, ये अभी हमारा आगे बढ़ता रहेगा। डेटा सिक्योरिटी, ये भी हमारा रिस्क है। ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, आपको नहीं लगता डेटा सिक्योरिटी का रिस्क होगा? और बच्चों ये कौन सा रिस्क पढ़ा रहा हूं मैं? ये IFRS S1 के नॉन क्लाइमेट रिस्क पढ़ा रहा हूं मैं आपको। क्या डेटा सिक्योरिटी, ई कॉमर्स और बैंकों में रिस्क है? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जब मैंने ऑडिट करा तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑडिट में जो है वो साइबर अटैक हुआ था, सबसे टॉप पे साइबर सिक्योरिटी का रिस्क आ रहा है। तो अगर कोई डेटा ब्रीच होता है, अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, अगर पर्सनल डेटा थेफ्ट हो जाता है, तो उससे लीगल रिप्रिकॉशंस भी आएंगी, रेपुटेशनल भी आएगी। रातों रात प्यारे बच्चों, नेशनल पब्लिक डेटा एक कंपनी थी जो कि बंद हो गई। ये कंपनी करती क्या थी? ये एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक करती थी, एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक करती थी, सही है। आप में से कोई भी लोग अगर बाहर जॉब ढूंढ रहे होते हैं तो वो एक कंपनी को आउटसोर्स करते हैं और वो कंपनी जो है वो आपका बैकग्राउंड चेक करती है, जिसमें वो बैंकों से, पुलिस से, हर जगह से डेटा उनके पास होता है और वो चेक करता है कि जी कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई पैसे तो नहीं खाए हुए इसने, इसका बाकी पुराना रिकॉर्ड कैसा है। इस कंपनी का डेटा हैक हो गया, कोई 2.3 बिलियन ट्रांजैक्शन, सही है, एम्प्लॉयज की ट्रांजैक्शन, सही है, एम्प्लॉय का डेटा, एम्प्लॉय की मेडिकल रिपोर्ट्स, एम्प्लॉय की क्रिमिनल रिपोर्ट्स, वो सारी की सारी पब्लिक हो गई। 225 GB का डेटा था।
अगली सुबह वो कंपनी जो है वो बैंकरप्सी फाइल करती है। क्या ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क है मेरे बच्चों? तो सर अगर तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आपको जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल, ये 2 वर्ड्स का आइडिया है मेरे बच्चों को? जनरल आईटी कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल, इन 2 वर्ड्स का आइडिया है मेरे बच्चों को? प्रोग्राम चेंज ऑथराइज होने चाहिए, फायरवॉल लगा होना चाहिए, डेटा रिकवरी होनी चाहिए, इंक्रिप्शन टेक्निक होनी चाहिए, एंटीवायरस लगा हुआ होना चाहिए। बच्चों याद आ रहा है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, यस। ऑथराइज्ड एक्सेस होना चाहिए, हर किसी के पास एक्सेस नहीं होना चाहिए। डिजास्टर रिकवरी प्लान होना। बच्चों बस क्या ये लिख सकता हूं प्रोसीजर्स में? क्या आप इस काबिल हैं? सवाल मैं आपको अभी भी बता दूं, एग्जामिनर, दुनिया का बड़े से बड़ा एग्जामिनर आपको रिस्क, आपको सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क भी बता रहा है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, स्ट्रेटेजी बता रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सिर्फ इस एक वर्ड से मैं पूरा एस्से लिखवा रहा हूं, इस एक वर्ड से मैं आपको रिस्क को डिफाइन करना भी बता रहा हूं, इसी एक वर्ड से मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूं, इसी एक वर्ड के मैं आपको प्रोसीजर्स भी बता रहा हूं, और उसी के बाद उसकी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस बता रहा हूं। बच्चों क्या यहां तक बात समझ आ रही है मेरी? चलो आ जाओ जल्दी से। पेपर में एक्सपेक्टेड है रॉ मटेरियल, जो आपका रॉ मटेरियल है वो कॉन्सेंट्रेटेड है स्पेसिफिक जगह पे, और सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल सकता। फॉरन से मुझे नाम दे दो उस स्ट्रेट ऑफ, किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? सर क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज भी IFRS S1 का स्कोप में आता है? बिल्कुल आता है, बिकॉज अगर सप्लायर या आपकी शिपमेंट नहीं आ पा रही है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा है। US ईरान वॉर इज द IFRS 1 सस्टेनेबिलिटी रिस्क। पूरा यूरोप ये बैठ के चिल्ला रहा है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज अगर बंद होगा तो हमारी कंपनी, हमारा मुल्क, हमारा कॉन्टिनेंट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। मेरे बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? रिस्क क्या है? प्राइस वॉलिटिलिटी हो जाएगी, सप्लाई शॉर्टेजेस हो जाएगी, अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन होगी, पुअर क्वालिटी इनपुट्स होंगे, ओवर डिपेंडेंस ऑन द स्केयर और हाई इंपैक्ट मटेरियल। 20 से 25% दुनिया की इंपोर्ट जो है वो वहां से होती है प्यारे बच्चों, सही है? तो स्कैर्सिटी हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएगी। क्या आपको इंपैक्ट करेगा? यस, आपको इंपैक्ट करेगा। तो क्या करना चाहिए? स्ट्रेटजी क्या होगी? डाइवर्सिफाई सोर्सिंग। क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की तरफ से जाना है, कहीं और से कर लें? आप क्या करेंगे बच्चों? कॉमन सेंस क्या कहती है कि अगर मैं अपने सप्लायर को कॉन्सेंट्रेट रखूंगा या मैं अपने सप्लायर को स्कैटर्ड कर दूंगा, ऑल्टरनेटिव। और फिर मुझे सप्लायर चाहिए क्यों होता है? रॉ मटेरियल के लिए। क्या मैं रॉ मटेरियल के ऊपर, मैंने सवाल कराया हुआ है, क्या मैं रॉ मटेरियल के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता हूं ताकि उसका एक ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल बना सकूं? वो वाली एग्जांपल याद है स्टारबक्स की? पूरा फॉरेस्ट बना डाला उन्होंने यार, आप समझ रहे हैं? उन्हें कहा ये मसला है, पूरा फॉरेस्ट हम बनाएंगे। क्लियर हो मेरे बच्चों? कुछ कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्ट हो रहा है मेरे बच्चों का, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि यार चीज़ें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है। वो आपसे कुछ भी पूछ ले, कोई मसले वाली बात नहीं है। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मेरे बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन में होता है, विच इज़ कॉल्ड लेबर कंडीशन इन सप्लाई चेन। अगर सप्लाई चेन में फोर्स लेबर हो रही है, चाइल्ड लेबर हो रही है, अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है, अनफेयर वेजेस है, एक्सेसिव वर्किंग आवर्स है, लैक ऑफ वर्कर्स राइट है, क्या ये मेरा रिस्क है मेरे बच्चों? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कंडक्ट द लेबर ऑडिट करना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, वो हाई रिस्क जियोग्राफीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जहाँ पे ये सारा होता है। रेमेडिएशन प्लान करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी सप्लायर के साथ एंगेजमेंट। बच्चों क्या यही स्ट्रेटेजी है और क्या यही मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं? क्या मैं सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट को इंस्पेक्ट कर सकता हूँ? क्या जो सप्लायर के साथ ड्यू डिलिजेंस हुई है वो ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट को देख सकता हूँ? जो आपने और लेबर ऑडिट करवाया होगा, एक्सटर्नल ऑडिट नहीं, जो सप्लायर का लेबर ऑडिट करवाया, क्या उसकी रिपोर्ट्स को देख सकता हूं? सप्लायर के साथ जो कम्युनिकेशन हुई है, जो करस्पॉन्डेंस हुई है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता हूं? प्रेस रिलीज वगैरह सर्च कर सकता हूं कि यार कहीं सप्लायर में, जो हमारा सप्लायर है पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में, वहाँ कोई मसले तो नहीं आ रहे? बच्चों क्लियर हो? तो बच्चों वर्कशॉप में क्या करेंगे? वर्कशॉप के अंदर ये सारे रिस्क, जिसमें से 4-5 मैंने आपको पढ़ा दिए, कुछ मैं इंशाल्लाह आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, और जब नेक्स्ट क्लास में हम IFRS S2 की तरफ जाएंगे तो हम IFRS S1 के इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करके हमारे पास जितने भी IFRS S1 से रिलेटेड, S2 से रिलेटेड, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एनर्जी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं आपको PDF भी दे दूंगा। ऐसा कर ले, जो मैं आपको ये फाइल समझाना चाह रहा हूँ, उसको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, वो समझ आ गया, और मैं इसके आगे ऑडिट प्रोसीजर्स भी लिख दूंगा और तब मैं आपको ये फाइल भेज दूंगा। फिर जिंदगी और गुलजार हो जाएगी बच्चों, फिर जिंदगी गुलजार हो जाएगी अगर मैं आपके इसके आगे ऑडिट प्रोसीजर्स भी लिख दूं। तो पूरी जो साइकिल है फ्रॉम IFRS S1 to IFRS S2, between climate risk to non-climate risk, between auditing standards to code of ethics to strategy to procedures, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। पेपर से पहले ये देख के चले जाओगे, लास्ट में पेपर पास होगा। और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ये वो चीज़ है जो कि किसी एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछी है। मैंने आपको ACCA डिप्लोमा के सवाल कराए हैं, वहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रेटेजी के ऊपर नहीं आया सवाल कि स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट करो, लेकिन ICAP का भरोसा नहीं है। ICAP आपसे पूछ सकता है, वो चीज़ भी कवर करा रहा हूँ। कॉमन सेंस है, और अगर आधा घंटा लगा के मुझे टेक्निक समझ आ गई तो फिर क्या मुश्किल है?
चाहे स्ट्रेटेजी हो। और SEBI ने भी, अभी से सुन लो, SEBI ने सारे रिस्क के अगेंस्ट आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताई, सारे रिस्क के अगेंस्ट आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताई। ISSA 5000 ने आपको 1% का प्रोसीजर नहीं बताया है। बच्चों क्लियर हो यहाँ पे? बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहना है, जवाब दे दो जल्दी से मेरे बच्चों, बिकॉज अगली जो मैं चीज़ करने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे मैंने क्या करा है अभी? बच्चों आपको समझ आया मैंने क्या किया? बच्चों आपको समझ आया मैंने क्या करा? मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी लिखा, IFRS S1 में जाके जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है उसको ड्राफ्ट करना सिखाया कि उसको डिस्क्लोज कैसे करते हैं। और फिर IFRS S1 में जाके जो ये स्ट्रेटेजी था, जो स्ट्रेटेजी का एलिमेंट था, बेटा बंद नहीं होगा अभी बंद नहीं होगा, मुझे 20 मिनट और चाहिए, मुझे 20 मिनट और चाहिए, बिकॉज मुझे अगली क्लास का एक बेस बनाना है, मुझे 20 मिनट और चाहिए। तो IFRS S1 में जो स्ट्रेटेजी का पार्ट था, तो स्ट्रेटेजी में सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को ड्राफ्ट कैसे करना है मैंने आपको वो सिखाया एक टेक्निक से। जब मैंने वो ड्राफ्ट करा तो उसके बाद मैं आपको मूव करके चला गया कहाँ पे, SEBI की तरफ। और ये हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ये 5 SEBI में कवर्ड हो रहे थे। उन 5 SEBI के अंदर जो है वो रिस्क क्या होता है उसने सिर्फ रिस्क बताया है कि क्या रिस्क हो सकता है, वो रिस्क की ड्राफ्टिंग हमने यहाँ देखी। फिर स्ट्रेटेजी का एक और एलिमेंट था विच इज कॉल्ड कि वहाँ पे आपने एक्चुअल में जो आपके प्लान्स हैं आपने वो बताना है। तो मैंने आपको इन हेल्थ एंड सेफ्टी के 5 स्ट्रेटेजी के की पॉइंट्स बता दिए। फिर उसके बाद में मूव कर गया, कहाँ मूव कर गया, ISSA 5000 में मूव कर गया। और 5000 में इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं मैंने आपको वो बता दिया। ये मेरी बात समझ आ रही है? मैं कहाँ लिंकिंग लेके जा रहा हूँ आपके साथ? मेरे बच्चों समझ आ रही है आपको बात? हमने इसकी ड्राफ्टिंग सीखी, ऐसा ही है। हमने इसका बिजनेस मॉडल वैल्यू चेन आसान है। हमने स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि किसी ने नहीं बताए, मैंने आपको वो टेक्निक बता दी, वो पॉइंट्स बता दिए जो कि मुझे लिखने हैं। और प्लस में फ़ौरन से ये टेक्निक बताने के बाद ISSA 5000 में मूव हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करें, स्ट्रेटजी के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करें, तो मैंने आपको वो प्रोसीजर्स भी बता दिए। तो मैंने 12 SEBI के स्टैंडर्ड्स को जिसके अंदर 89-88 रिस्क है उसको मैंने ब्रॉडली 20 कैटेगरी के अंदर मर्ज करके क्लाइमेट और नॉन क्लाइमेट में, कि अगर IFRS S1 से सवाल आएगा तो ब्रॉडली ये है, इसके ऊपर फोकस करके मैं अपना पेपर पास कर सकता हूँ। और सिर्फ पेपर पास नहीं कर सकता, आप दुनिया में किसी भी जगह बैठेंगे, इंडस्ट्री में बैठेंगे, आपके मुंह से जब सस्टेनेबिलिटी निकलेगा इंशाल्लाह बड़ा अच्छा निकलेगा। क्लियर हो बच्चों जवाब दे दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। मुझे सिर्फ आपका आधा घंटा मिल सकता है? मैं सिर्फ और सिर्फ अगले क्लास का ट्रेलर दे रहा हूं आज, मैं सिर्फ और सिर्फ अगली क्लास का ट्रेलर दे रहा हूं। मैं 15 मिनट के अंदर क्लास ऑफ कर दूंगा। सर अगला पॉइंट है फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो। सर इसका मतलब है जितने भी रिस्क हैं उसके फाइनेंशियल इफेक्ट को भी बताना पड़ेगा, ऐसा ही है सर? जितने भी रिस्क है उसके फाइनेंशियल इफेक्ट को भी बताना पड़ेगा, ऐसा ही है? अगर जितने भी रिस्क हैं और उसके फाइनेंशियल इफेक्ट को मैंने बताना है, तो एक काम ये करते हैं, एक सवाल आपके सामने है। द कंपनी इज करंटली असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एसेट्स. कंपनी हैज एक्सटेंडेड लोन्स टू इट्स की सप्लायर टू हेल्प इंश्योर देयर वायबिलिटी. कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड these loans as financial assets. Company holds loans of this type with the intention of collecting the contractual cash flows. Company and its supplier have been affected by the wildfires and flooding. In addition, there have been considerable policy and regulatory changes which has affected all parties. Significant uncertainty exists around the impact of climate change scenario on the company and its suppliers business model. आपकी बुक में एक फाइनेंशियल एसेट आ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उस फाइनेंशियल एसेट पे इम्पैक्ट क्या होगा जल्दी से बता दो। फाइनेंशियल एसेट की वजह से उस पे इम्पैक्ट क्या होगा प्यारा बच्चों, जल्दी से बता दो। इम्पेयरमेंट होगी, इसकी इम्पेयरमेंट होगी, सही है। इसका मतलब ये हो गया सर, इसका बच्चों सुनना बस, मुझे 10 मिनट मुझे चाहिए, मुझे 10 मिनट आपके चाहिए। अच्छा थोड़ी सी एक और बात, डिफर्ड टैक्स asset. Deferred tax asset. The company has been loss making for the past 2 years. These losses can be carried forward to reduce the taxable profit in the future years. The company has recognized material deferred tax asset in respect of these losses. Company's suppliers are incurring cost in order to reduce carbon emission during their production process. This will cause the purchase price of raw material used by the company to increase due to an increase in the popularity of electric cars. The company has forecast a decrease in demand for many of its product line. प्यारे बच्चों, डेफर्ड टैक्स एसेट आपने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। डेफर्ड टैक्स एसेट तभी रिकॉग्नाइज होता है जब सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट फ्यूचर में अवेलेबल हो। क्या मेरे प्रॉफिट पे हिट आ रही है? क्या कॉस्ट बढ़ रही है?
कॉस्ट बढ़ने की वजह से मेरे रेवेन्यू पे भी इंपैक्ट आ रहा है? क्या मेरे रेवेन्यू कम हो रहे हैं? क्या इसकी वजह से मेरे पास फ्यूचर में, मैं आज तो लॉसेस में हूँ, टैक्सेबल लॉसेस में हूँ, तभी मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा है? क्या इसकी वजह से, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्या डेफर्ड टैक्स एसेट की रिकॉग्निशन पे मसला आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो इसका मतलब है फाइनेंशियल इफेक्ट को अगर मैं पढ़ूँ, फाइनेंशियल इफेक्ट को अगर मैं पढ़ूँ, तो सर क्या इसकी भी कोई समरी मिल सकती है? क्या इसके लिए भी कुछ हो सकता है? यस मेरे बच्चों, बिल्कुल हो सकता है। और क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा इसके अंदर? कुछ इस तरीके से होगा कि मैं IS1 से लेके IS1, सुनिएगा मेरी, आपको मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, मैं IFRS S1 प्लस IFRS S2 में जो एक वर्ड आ रहा है फाइनेंशियल इफेक्ट, हमने इसकी कवरेज करनी है, इसको पढ़ना है। और ये जो चूंकि फाइनेंशियल इफेक्ट है, फाइनेंशियल इफेक्ट है, तो ये कहाँ रिकॉर्ड हो रहा होगा? ये जो मेरे बकिया IFRS है वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में आधे घंटे में IS1 से लेके IFRS 18 तक जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं और उसमें क्या क्या किन किन सिनेरियो में फाइनेंशियल इफेक्ट आ सकता है, मैं 30 मिनट के अंदर ये पूरी कवरेज आपको करा दूँगा। तो मैंने आज की क्लास में आपको बेस ये बना के दे रहा हूँ कि अगली क्लास में जब हम क्लाइमेट पढ़ने जाएंगे तो क्लाइमेट से रिलेटेड जितना भी, चाहे IS1 हो, चाहे IS2 हो, चाहे तुम्हारे पास IS8 हो, चाहे तुम्हारे पास IS12 हो, चाहे तुम्हारे पास IS16 हो, चाहे तुम्हारे पास IS20 हो, चाहे तुम्हारे पास IS32 हो, चाहे तुम्हारे पास IS36 हो, चाहे तुम्हारे पास IS38 हो, चाहे तुम्हारे पास IFRS 7, IFRS 9 हो, जितने भी स्टैंडर्ड्स होंगे, किन किन रीजंस की वजह से, किन किन रीजंस की वजह से इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रिगर कर जाएगा। और जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रिगर करेगा तो इसके फाइनेंशियल इफेक्ट को आपने डिस्क्लोज करना है, और कैसे डिस्क्लोज करना है इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। प्लस उससे रिलेटेड आपका ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, मैं बार बार ऑडिटिंग प्रोसीजर्स भी कनेक्ट करता रहूंगा, मैं बार बार ऑडिटिंग प्रोसीजर भी कनेक्ट करता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों, आखिरी 2 मिनट की चीज़ सुन लो, बहुत सुकून में आ जाओगे और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपका। हम एक सवाल देख रहे थे विच इज़ CFAP 3। बच्चों, जो मैंने अभी ऑडिट प्रोसीजर की आपको स्ट्रेटजी में कुछ की कॉन्सेप्ट बताए, क्या इससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर बता सकते हो? अगर सुनना मेरी बात को, मैंने एक लोन दिया हुआ है, मेरा एक फाइनेंशियल एसेट है, और ये मैंने CFAP 6 में कराया हुआ है, मेरा एक फाइनेंशियल एसेट है सप्लायर के साथ, क्या सबसे पहले वो मैं एग्रीमेंट देख लूँ? क्या मैं एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट कर लूँ? जहाँ मैंने एग्रीमेंट देख लिया मुझे पता चल कि अच्छा ये रीपेमेंट स्केजुअल है, अच्छा, जब मैंने एग्रीमेंट देख लिया तो उसके बाद उस रीपेमेंट स्केजुअल को बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर लूँ। या तो बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट आ रही होगी या पेमेंट नहीं आ रही होगी। अगर पेमेंट नहीं आ रही होगी, अच्छा क्या ये इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है, तो क्या फौरन से मैनेजमेंट के पास भागूं, जिस तरह मैनेजर के पास भागता हूं ना कि बॉस एक मिस स्टेटमेंट आई है, क्या मैनेजमेंट के पास भागूं कि भाई ये पेमेंट कर नहीं रहा? क्या अच्छा, जब पेमेंट तो मैनेजमेंट का बंदा भी तो मैनेजमेंट के पास भागा होगा कि भाई वो सप्लायर पेमेंट कर नहीं रहा, तो सप्लायर के साथ कोई करस्पॉन्डेंस हुई होगी। अच्छा, जब सप्लायर के साथ करस्पॉन्डेंस हुई होगी तो उसके बेसिस पे मैनेजमेंट ने कोई बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा, और जब बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? एस्टिमेट्स। और जब एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो कौन सा आइजा अप्लाई हो जाता है? आइजा 540, अगर मेरे बच्चे हो तो सही। अगर जब आइजा 540 अप्लाई हो जाता है तो आपके पास जो 4 की प्रोसीजर है जो कि दुनिया भर के एस्टिमेट्स में अप्लाई होता है, वो आपने सारे के सारे यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ आपने मेरे बच्चों ऐसे ही मजाक में ऐसे ही मिलते जुलते हमने 9 प्रोसीजर्स लिख लिए इस सिनेरियो के ऊपर। बच्चों, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ आ रहा है? बच्चों, ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है अभी, सही है। अच्छा, मैं आपको एक आखिरी चीज़ बता दूँ, हम IFRS S1 में गए। IFRS S1 से हमने गवर्नेंस का पॉइंट पढ़ा। हम गवर्नेंस पढ़ने के बाद हम CFAP 2 में चले गए, कॉर्पोरेट लॉ में चले गए, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में चले गए। फिर हमने IFRS S1 में एक और दूसरा पॉइंट पढ़ा विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेटजी। जब हमने स्ट्रेटजी पढ़ा तो स्ट्रेटजी को पढ़ने के लिए जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे स्ट्रेटजी के, पहले क्या था? सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को आपने क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। क्या ये ड्राफ्टिंग मेरी समझ आ गई थी बच्चों, जो मैंने ड्राफ्टिंग टेक्निक आपको बताई है? स्ट्रेटजी के बाद दूसरी चीज़ आपने ये करनी थी कि किस बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन में है, ये हमेशा सवाल में दिया हुआ होगा। तीसरी चीज़, जो मैं आपसे बात करते रह रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए फ़ौरन, सही, 2 मिनट में ऑफ कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ मैंने पढ़ी कि जी इसका जो इससे रिलेटेड आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आ सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आ सकता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस इफेक्ट को बताने के लिए मैं IS1 से लेके IFRS 18 तक अगली क्लास में आपके पास चला जाऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पैक्ट भी बता दूंगा और उस सिनेरियो से रिलेटेड क्या मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा। फिर उसके बाद मैंने अगला कॉम्पोनेंट पढ़ा स्ट्रेटजी का। जब मैंने स्ट्रेटजी का इम्पैक्ट पढ़ा और जब मैंने सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को पढ़ा, तो इससे रिलेटेड मैंने जो है वो SASB कोई 6 से 8 स्टैंडर्ड कवर
कवर कर लिए जिसके अंदर मेरे पास कोई ऐसे रिस्क जो कि 5 रिस्क मेरे पास, जो अभी हमने आज की क्लास में देखे 5 रिस्क आ रहे थे, जो कि 6 से 8 CSB में आ रहे थे, और ये टोटल दफ़ा जो आ रहे थे ये 20 दफ़ा आ रहे थे। तो एक छोटी सी टेक्निक से हमने इन 80 में से 20 रिस्क को कवर कर लिया। ना ही सिर्फ उसकी स्ट्रेटजी पढ़ ली हमने, बल्कि उस स्ट्रेटजी से रिलेटेड भी हमने ऑडिट प्रोसीजर्स को कवर कर लिया। ये जो साइकिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये साइकिल मेरे बच्चों को समझ में आ रही है। मुझे आप लोगों का लेवल बढ़ाना है बच्चों, सही है। मैं मेरे लिए मैं एडवांस ऑडिट के बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई अगर एडवांस ऑडिट में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये हो ही नहीं सकता कि कभी मैनेजर और पार्टनर के सामने आप जलील हो जाए। कभी भी मैनेजर और पार्टनर के सामने आप जलील नहीं हो सकेंगे, सही है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि यार किसी महफिल में बैठे, किसी सस्टेनेबिलिटी के लोगों के साथ बैठे, आपको कुछ समझा जाए बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ मटीरियल भेजूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा जो कि हमने नेक्स्ट क्लास में करना होगा, और नेक्स्ट क्लास के ही मैं आपको टाइमिंग वगैरह कम्युनिकेट कर दूंगा, और जो किताब होगी वो भी भेज दूंगा। बच्चों हमने कोई 2.5 घंटे आज पढ़ा, कुछ आपका फ़ायदा हुआ, मुझे कुछ थोड़ा सा फीडबैक दे दोगे बच्चों, ताकि नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है थोड़ा सा मैं देख लूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बस आपके साथ ऐसी टोटल 2 से 3 क्लासेस और चाहिए, और हर क्लास मुश्किल से 2 से 3 घंटे के लिए चाहिए, क्या ये टाइम दे सकते हो मुझे? आपके रिवीजन, आपकी प्रैक्टिस, आपकी लिंकिंग, आपकी लॉजिक, आपकी ड्राफ्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैं इंशाल्लाह इस वीक में आपको कंप्लीट करा के रहूँगा। अच्छा, अगली चीज़ मुझे फेवर ये दे दो, आपको पता है कि मैं फर्म में होता हूँ, तो क्या मैं रात के 10 बजे क्लास रख सकता हूँ? 10 से 12 सुकून से आप पूरा दिन लाइब्रेरी में पढ़ें, रात को 10 से 11 2 घंटे का सेशन मेरे साथ सुकून से अटेंड कर लें, नींद अच्छी आएगी इंशाल्लाह आपको। ये फेवर दे सकते हो मुझे, नहीं तो फिर वीकेंड तक बात जाएगी और मसला हो जाएगा। तो हम अगर ट्यूसडे क्लास रखेंगे तो रात 10 से 12 रख लेंगे, बिकॉज मेरा CFF6 का भी वर्कशॉप है, मुझे उसका भी फाइनल का भी वर्कशॉप लेना है, तो फिर इंशाल्लाह हम इस चीज़ को कर लेंगे। डन हो गया बच्चों? चलो मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और इस तालीम को इंशाल्लाह आपने आगे बढ़ानी है, सही है। एक दूसरे की हेल्प करनी है, मदद करनी है, कभी ज़िंदगी में तालीम काम आए बच्चों, तो याद ज़रूर रखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।